चैप्टर 6 तावीज़ के कुछ राज। तावीज़ के कुछ राज। यहाँ जो नए लोग द्रोना सिटी आए थे उनको दीपक अपने साथ उस कैंप में ले जाता है जहाँ पे धीर से उसने लड़ाई की थी, और उन लोगों को जाता देख वहाँ सभी लोग काफ़ी खुश होते हैं। सिर्फ शिव ही एक ऐसा था जो उदास होते हुए अपने आप को कोस रहा था। चेतन जब शिव को उदास देखता है तो वो समझ जाते हैं कि शिव के दिमाग में अभी क्या चल रहा होगा, और इसीलिए वो उसे कहते हैं, ऐसे मायूस मत हो और मेरी बात ले यकीन रखो, तुम्हारे लिए ईश्वर ने जरूर कुछ सोच रखा होगा, लेकिन अभी के लिए तुम खाना खाओ, उसके बाद मुझे तुम्हें कुछ जरूरी बात भी बतानी है। जब शिव अपने चाचा के मुंह से ये बात सुनता है कि मुझे तुम्हें तुम्हारे पास जो तावीज़ है उसके बारे में कुछ बात बतानी है, तो वो थोड़ा चौंक जाता है और अपने चाचा से सवाल करता है कि आखिर मेरे पास कौन सा तावीज़ है। शिव का सवाल सुन उसके चाचा उसके गले की ओर अपनी उंगली से इशारा करते हैं, और वो इशारा देख शिव भी तुरंत अपने गले की ओर देखता है तो उसे वहाँ एक काले रंग का काफी छोटा पत्थर दिखता है जिसे एक धागे में डाला गया था, और वो अभी उसके गले पे थे। और भी देख उसे हैरानी होती है, और उसी हैरानी में उसके चाचा से वो कहता है कि आखिर ये चीज़ मेरे गले में कहाँ से आई, और ये मुझे किसी तरह का लॉकेट दिख रहा है, ना कि कोई तावीज़। शिव की बात सुन उसके चाचा उसे कहते हैं, ये तुम्हें मैंने ही पहनाया, लेकिन जब मैंने तुम्हें ये पहनाया था तब तुम बेहोश थे, और रही बात इसके लॉकेट होने की तो इस बात से तो मैं भी थोड़ा हैरान हूँ, क्योंकि जब मैंने तुम्हें ये पहनाया था तब ये एक तावीज़ था, लेकिन तावीज़ में से ये एक लॉकेट में कैसे बदल गया वो तो मुझे भी नहीं पता, लेकिन ये जो भी हो इसके बारे में मुझे तुम्हें कुछ बताना है। शिव जब अपने चाचा की ये सब बातें सुन रहा था तो उसे उसमें कुछ भी दिलचस्प नहीं लग रहा था, लेकिन जब वो उनके मुंह से ये बात सुनता है कि ये तावीज़ अपने आप एक लॉकेट में बदल गया तब उसे उनकी बातों में दिलचस्पी आने लगती है। उसे पता था कि अभी ऐसे वक्त में उसके चाचा उससे किसी भी तरह का मजाक नहीं करेंगे, और अगर ऐसा है तो क्या मुझसे इस लॉकेट के जरिए कोई जादुई शक्ति मिलेगी। ऐसा सोच वो तुरंत अपने चाचा से सवाल करता है कि क्या ये कोई जादुई लॉकेट है और क्या इससे मुझे कोई ताकत मिलेगी। शिव का सवाल सुन उसके चाचा कहते हैं, मैंने तुम्हें क्या कहा वो तुमने सुना नहीं, इस बारे में हम अकेले बात करेंगे, अभी यहाँ आसपास सब है, इसीलिए अभी ये बात यही छोड़ो और खाना खत्म करो। अपने चाचा की बात सुन शिव तुरंत अपना सर हाँ में हिलता है और खाना खाने लगता है, और उसके साथ साथ वो उस लॉकेट के बारे में सोचने लगता है जी उस लॉकेट से उसे कौन कौन सी ताकत मिलेगी, और क्या वो उन ताकतों की मदद से अपने परिवार को खत्म करने वाले जो लोग हैं उनसे बदला वो के पाएगा, क्योंकि इस दुनिया में ज़्यादातर सभी लोगों के पास जादुई ताकत थी और साथ ही कई लोगों के पास केना पावर थी, लेकिन उनमें से सिर्फ कुछ ही अपनी ताकत को बेहतर बना इस दुनिया के सबसे ताकतवर शख्स बन के उभरने में कामयाब रहे। और इसी वजह से वो मन ही मन सोच रहा था कि आखिर उसे इस लॉकेट से क्या सच में कोई पावर मिलेगी या फिर नहीं, क्योंकि आज से पहले उसने कभी ऐसा किसी के साथ नहीं देखा कि किसी को एक लॉकेट में से शक्तियाँ मिली हो। शिव इसी परेशानी में कि आखिर मेरे चाचा को इस लॉकेट के बारे में क्या कहना होगा, वो जल्द से जल्द खाना खत्म करता है, और खाना खत्म करने के बाद वो अपने चाचा से कहता है, चाचा अब तो खाना भी हमारा हो गया है, तो क्या हम यहाँ से कुछ दूर चले ताकि इस लॉकेट के बारे में बात कर पाए। शिव की इस लॉकेट के लेके इतनी एक्साइटमेंट देख वो उसे बताते हैं कि अभी कुछ देर रुको, अभी अभी काफ़ी वक्त बाद तुमने खाना खाया है, अगर ऐसे ही खड़े हो गए तो फिर से तुम्हें कुछ हो ना जाए, कुछ पल बाद हम चले जाएंगे, और हाँ अगर तुम इस लॉकेट को लेके कोई बहुत बड़ी बड़ी बात सोच रहे हो तो अभी उसे निकाल लो, बल्कि एक तरह से ये तुम्हारी शायद आगे भविष्य की सबसे बड़ी मुसीबत बन सकता है। अपने चाचा की ऐसी बात सुन शिव, जो कि अभी सच में सोच रहा था कि अगर उसे इसमें से कोई ताकत मिलेगी तो वो उससे अपने परिवार को खत्म करने वाले कातिलों से बदला लेगा, और अगर अभी सफ़ेद कपड़ों में जो लोग उस शख्स को मारने के लिए गए जो शैतानों से मिला हुआ था, अगर उनको खत्म कर दिया तो वो उन जैसे जितने होंगे इस दुनिया में उन सभी को खत्म कर देगा, ताकि इस दुनिया में किसी और के साथ ऐसा ना हो। लेकिन अपने चाचा की ये बात सुन उसको अपने सभी सपनों पे पानी गिर गया हो ऐसा महसूस होता है, और वो उसी उलझन में उनसे कहता है, लेकिन आखिर ये लॉकेट मेरे लिए मुसीबत कैसे बन सकता है, और इससे मुझे को कोई खतरा था तो आपने ये मुझे पहनाया क्यों। उद्धरण चिन्ह। शिव की बात पे उसके चाचा कहते हैं, सच कहूँ तो ये तावीज किसी और के लिए था, लेकिन अब वो शख्स इस दुनिया में नहीं रहा, और वैसे तो उसके बाद में इसका इस्तेमाल नहीं करने वाला था, लेकिन कुछ रीज़न की वजह से मुझे इस चीज़ का इस्तेमाल तुम पे करना पड़ा, और आगे की बात हम यहाँ से थोड़ा आगे जाके करते हैं, वरना हमारे आसपास काफ़ी लोग हैं और वो लोग ये सुन लेंगे तो शायद उससे हम दोनों की जान खतरे में आ सकती है। इतना कहने के बाद उसके चाचा अपनी जगह से खड़े हो जाते हैं कर शिव की और अपना हाथ आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि उसको लग रहा था कि अगर अभी भी शिव के अंदर थोड़ी भी कमजोरी हो तो वो खड़े होते ही गिर ना जाए। शिव भी अपने चाचा का हाथ देख समझ जाता है कि उन्होंने ये क्यों किया होगा, और वो भी बिना किसी हिचकिचाहट उनका हाथ पकड़ के खड़ा हो जाता है। जैसे ही वो खड़ा होता है उसके चाचा यानी कि चेतन उसे कहते हैं, क्या तुम्हें सब ठीक लग रहा है या अभी भी कमजोरी लग रही है।
अपने चाचा के इस सवाल पे शिव उन्हें कहता है, पहले से मुझे अभी काफी बेहतर लग रहा है, आप मुझे छोड़ सकते हैं। शिव की ये बात सुन चेतन धीरे से उसका हाथ छोड़ देता है, लेकिन उसके बावजूद वह पूरी तरह से सावधान रहता है ताकि अगर गलती से भी शिव को किसी तरह की खड़े रहने में दिक्कत हो तो वो उसे गिरने से संभाल पाए। जैसे ही शिव वहां कुछ कदम आराम से चल लेता है तो ये देख उसके चाचा भी चैन की सांस लेते हैं और वो शिव से कहते हैं, तो ठीक है, तो अब हम यहाँ से थोड़ा आगे चले। और इतना कहने के बाद वो आगे की ओर चलने लगते हैं और उनके साथ साथ शिव भी जाने लगता है। वो लोग अभी कुछ आगे बढ़े ही थे कि तभी वहां अनीस की नज़र उन दोनों पे चली जाती है और उनको ऐसे उन लोगों को वो जिस जगह वो रुके हुए थे वहां से जाता देखता है तो आवाज़ लगाता है। वो दोनों भी जब देखते हैं कि एक ब्राउन कोट पहने लड़का उन्हें आवाज़ लगा रहा है तो वो अपनी जगह पे ही रुक जाते हैं और उन्हें रुका देख अनीस भी तुरंत वहां आके सबसे पहले उन्हें अपना नाम बताता है और उसके बाद उनसे सवाल करते हुए बोलता है, आखिर आप लोग अभी इस वक्त कहाँ जा रहे हो? अगर आपको यहाँ से जाना भी हो तो कुछ देर रुक जाइए, हमारे गुरु कुछ ही देर में आते होंगे। अनीस की बात सुन चेतन उसे कहता है, देखो अनीस, हम लोग यहाँ जा नहीं रहे, वो तो मेरा भतीजा पिछले 2 दिनों से ठीक नहीं था, अभी अभी ठीक हुआ है, इसलिए वक्त थोड़ा चलना चाहता है, इसलिए हम अभी सिर्फ इस गली के छोर तक ही जा रहे हैं, वहां से तुरंत वापस आ जाएंगे। अनीस भी चेतन की बात सुन कहता है, अगर ऐसी बात है तो आप जाइए अंकल, वो मुझे लगा कि शायद आप यहाँ से जा रहे हैं इसलिए मैंने आपको रोका। चेतन भी अनीस की बात पे अरे कोई बात नहीं कहता है और उसके बाद शिव को इशारा कर वक्त दोनों आगे की ओर चल देते हैं। यहाँ जब वो उस जगह से इतने दूर आ जाते हैं जहाँ उन्हें बाकी लोग सुन ना सके तो चेतन अपने कदमों को रोक लेता है और शिव भी अपने चाचा को रुका देख रुक जाता है और चाचा से सवाल करता है कि आखिर ये लॉकेट की क्या पहेली है और इससे मुझे आगे क्या खतरा आएगा। चेतन भी अब थोड़ा सीरियस होते हुए शिव से कहता है, देखो मैं तुम्हें पूरी बात समझा नहीं सकता लेकिन समय आने पे वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन अभी के लिए तुम्हें जो चीज़ जाननी है वो सुन लो। मैंने जिस वक्त तुम्हें ये जिसे तुम लॉकेट कह रहे हो उसे तुम्हें पहनाया था तब वो एक तावीज़ था, लेकिन पता नहीं कैसे ये एक लॉकेट में बादल गया। ये चीज़ बानी थी किसी और के लिए लेकिन हालत कुछ ऐसे हुए कि इसे मुझे तुम्हें पहनना पड़ा और इसका चुना हुआ शख्स दूसरा था और पहनया किसी और को गया, शायद उसी वजह से ये एक तावीज़ की जगह लॉकेट में बदल गया होगा। शिव अपने चाचा की इन बातों को सुन बीच में ही उन्हें रोकते हुए उनसे कहता है, आखिर चाचा ये सब बातें तो आपने मुझे बता दी है, आप मुझे अभी सिर्फ इतना बताओ कि ये लॉकेट आपको दिया किसने और किसके लिए, साथ ही इससे होता क्या है। शिव की बात पे उसके चाचा उससे कहते हैं, मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ कि आखिर ये कैसा लॉकेट है, तो सुनो, इसके अंदर कोई केना या जादुई ताकत नहीं है बल्कि इसके हो अधिकार की दुनिया की ताकत है, यानी शैतानों की। इतना कहने के बाद चेतन रुकता है और शिव की ओर देखता है ये जानने के लिए कि उसका क्या रिएक्शन है, लेकिन जब वो शिव को ओर मुड़ते हैं तो वहाँ शिव के चेहरे पे उन्हें हैरानी के बजाय खुशी दिख रही थी और ये देख उन्हें थोड़ा अजीब लगता है और वो शिव से कहते हैं, आखिर मेरी बात तुमने सुनी भी है, मैंने कहा कि तुम्हारे लॉकेट में काली शक्तियाँ हैं। यहाँ शिव भी इस पे अपने चाचा से कहता है, मुझे उस बात से फर्क नहीं पड़ता कि मुझे किस तरह की ताकत मिली है, आओ अच्छी है या बुरी, लेकिन इतनी बात सही है कि अब मेरे पास भी ताकत है और मैं इससे अपने परिवार वालों की मौत का बदला ले पाऊंगा। शिव की ऐसी बात सुन उसके चाचा कुछ पल के लिए तो हैरान हो जाते हैं, लेकिन फिर वो अपनी हैरानी का कम करते हुए उसे बताते हैं, आखिर तुम काली ताकत कैसे इस्तेमाल कर सकते हो, इसे पता भी है कोई शख्स अच्छाई की राह पे नहीं चल सकता, और दूसरी बात, अगर तुम इन काली ताकतों इस्तेमाल में लाने के लिए कामयाब हुए तो उसी दिन से ये लॉकेट तुम्हारे जान के पीछे किसी ना किसी तरह पीछे जरूर पड़ जाएगा और ये तब तक नहीं रुकेगा जब तक कि तुम्हारी मौत नहीं हो जाती। अपने चाचा की ये बात सुन के भी शिव के चेहरे पे किसी भी तरह की परेशानी या डर का भाव नहीं आता और वो अपने चाचा से कहता है, चाचा आपको तो ये बात पता होगी कि जब मैं छोटा था तब मेरे काफ़ी दोस्त थे, लेकिन जैसे मैं 10 साल का हुआ और जब मुझे किसी भी तरह की कोई ताकत या केना पावर ना दिखी तो धीरे धीरे सारे लोग मुझसे दूर होते गए और कुछ ही वक्त में पूरे गांव में सिर्फ मुझसे वही अच्छे तरीके से बात करते थे जो मेरी तरह थे, लेकिन कुछ ही वक्त में वो लोग भी काम की तलाश में यहाँ से चले गए और मैं अकेला पड़ गया और तब से लेके अब तक कि मेरा कोई भी दोस्त नहीं बना और मैं जहाँ से भी गुजरता वहाँ सब पीठ पीछे मेरा ही मजाक उड़ाते थे, लेकिन फिर भी मुझे उन बातों से बुरा नहीं लगता था और ना ही मैं मायूस होता था, पता है क्यों? इतना कहने के बाद शिव एक पल के लिए रुकता है और अपनी आंखों के कोने पे जो आंसू आ गए थे उसे पोंछता हुआ कहता है, इसकी वजह सिर्फ मेरा परिवार था, आप लोगों ने कभी भी मुझे नज़रअंदाज नहीं किया और ना ही कभी इस बात का ताना दिया कि मैं बेकार आदमी हूँ, बल्कि आप लोगों ने ही मेरा हौसला बढ़ाया और आप लोगों को देख के ही मुझे लगने लगा कि भले दुनिया के लोग मेरे साथ अच्छा बर्ताव ना करें लेकिन मेरी फैमिली हर पल मेरा साथ देगी, लेकिन अब तो मेरी पूरी फैमिली जो मुझे हौसला देती थी उनमें आप ही बचे हैं।
इतना कहने के बाद शिव चुप ही जाता है और आसमान की ओर देखने लगता है। यहाँ उसके चाचा भी शिव की बात सुन थोड़ी देर के लिए तो कुछ नहीं कहते, लेकिन फिर वो उसे कहते हैं, देखो शिव, भले अभी तुम्हारे माँ पापा तुम्हारे साथ नहीं है, लेकिन मैं हूं ना। कभी भी तुम अपने दिमाग में ये मत लाना कि अब तुम्हारे माँ पापा नहीं रहे तो मैं तुम्हारे साथ कोई बुरा बर्ताव करूँगा। तुम भी मेरे लिए मेरे बेटे की तरह ही हो। अपने चाचा की ये बात सुन शिव कहता है, हाँ मुझे पता है, लेकिन मेरे कहना का ये मतलब नहीं था। अभी के लिए हम इन सब बातों को रहने देते हैं। बस आप मुझे इतना बताइए कि आखिर इस लॉकेट में कौन सी ताकत है और मुझे वो इस्तेमाल कैसे करनी है। शिव की ऐसी बात सुन उसके चाचा को भी समझ आ जाता है कि शिव अब उनकी कोई बात सुनने नहीं वाला और इसीलिए वो उसे बताते हैं, सच कहूँ तो मुझे की अंदाज़ा नहीं है कि इससे तुम्हें कोई ताकत मिलेगी या नहीं, क्योंकि ये ताविज़ किसी और के लिए था, लेकिन अब जब ताविज़ का मालिक बदल गया है तो शायद उसकी शक्तियाँ तुम्हें मिलेगी भी नहीं, लेकिन ये पक्के तौर पे नहीं कहा जा सकता। और भी वैसे तो कुछ बातें हैं, लेकिन अभी के लिए तुम्हें वो जानना जरूरी नहीं है। और अभी ये सब बात छोड़ो और मुझसे एक वादा करो, कुछ भी हो जाए लेकिन कभी भी, मतलब कभी भी इस तावीज़ को तुम अपने गले से नहीं उतारोगे, चाहे कुछ भी क्यों ना हो। यहाँ ताकि अगर मैं भी तुम्हें ये ताविज़ उतार के फेंक देने का कहूँ तो भी उसे मत निकालना। अपने चाचा की बात सुन शिव कहता है, आखिर आप मुझे साफ साफ बता क्यों नहीं देते कि ये ताविज़ किसके लिए था और आपने ये मुझे क्यों पहनाया और आपको ये दिया किसने? क्या आपको ये किसी शैतान ने दिया था? और आप कह रहे हो कि अगर इससे मुझे कोई ताकत मिले तो उसका इस्तेमाल ना करूँ। वाई दूसरी ओर आप मुझसे वचन ले रहे हो कि कुछ भी हो मैं इस लॉकेट यानी इस तावीज़ को उतारूँ नहीं। मुझे आपकी कोई बात समझ नहीं आ रही। शिव के चाचा इस पे उसे कहते हैं, वो सब जानने का सही वक्त नहीं है, लेकिन हाँ सही वक्त आने पे धीरे धीरे तुम्हें सारी बात पता चल जाएगी। अभी बस अगर तुम्हें मुझ पे यकीन हो तो एक बार ये वादा मुझसे कर लो कि कभी भी इस लोकोट को तुम उतारोगे नहीं। शिव को भी अब लगता है कि चाहे वो कितना भी क्यों ना पूछ ले, लेकिन उसके चाचा उसे इस बारे में कुछ भी बताने वाले नहीं है, तो वो भी सभी के लिए उनकी बात मानना सही समझता है और उन्हें प्रॉमिस करते हुए कहता है, मैं आपसे वादा करता हूँ कि चाहे कुछ भी क्यों ना हो जाए मैं कभी भी इसे अपने गले से नहीं उतारूंगा। उसकी ये बात सुन अभी उसके चाचा के चेहरे पे भी खुशी आ जाती है और वो कहते, ठीक है तो फिर अब हमें वापस बाकी लोगों के पास चलना चाहिए, क्योंकि हम काफ़ी वक्त से यहाँ खड़े हैं और ज़्यादा देर करेंगे तो वो अनीस सोचेगा कि हम कहीं भाग तो नहीं गए। अपने चाचा की बात सुन शिव भी हाँ में सर हिलता है और वो दोनों बाकी लोग के पास आ जाते हैं। अब तक वहाँ बाकी लोग जो अपनों को खोने के गम में रो रहे थे वो शांत हो चुके थे, लेकिन उनकी चेहरे की मायूसी वो लोग देख पा रहे थे और उन लोगों की ऐसी हालत देख शिव और उसके चाचा चेतन को भी ये काफ़ी बुरा लगा था, लेकिन वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे, इसीलिए वो उन लोगों से थोड़ी दूरी पे बैठ जाते हैं। एक जगह बैठने के बाद शिव अपने गले के उस लॉकेट को थोड़े ध्यान से देखने लगता है, लेकिन उससे उसमें कुछ भी अजीब नहीं लगता। अभी वो ये देख ही रहा था कि तभी वहां पे सफेद कोट पहने लोग आ जाते हैं और उन लोगों के पीछे पीछे वो हरे रंग का कोट पहने आदमी भी पहुंच जाता है और उन लोगों को वहां आया देख जो लोग अभी दुखी होके बैठे थे वो तुरंत उनको चारों ओर से घेर लेते हैं और उनसे सवाल करते हैं कि क्या उन्होंने वहां जो कोई शैतान था उन्हें खत्म कर दिया। उन लोगों की बात सुन वहां दीपक जो होता है वो कहता है, जब हम वहां गए तो हमें कोई भी नहीं मिला, सिर्फ 3 शैतानों की लाश मिली, लेकिन उन लोगों के साथ जो एक इंसान था जो उन्हीं का साथी था वो कहीं नहीं दिखा। लेकिन हैरानी की बात यह है कि उन 3 शैतानों में से सिर्फ एक हाई शैतान को मैंने खत्म किया था, लेकिन कैंप के पिछले हिस्से में मुझे और 2 शैतानों की लाश मिली, यानी कि शायद मेरे वहां से यहाँ आ जाने के बाद शायद जरूर वहां पे कि आया होगा और उसने उन दोनों शैतानों खत्म कर दिया होगा। और ऐसा भी हो सकता है कि वही उस इंसान को अपने साथ ले गया हो जो शैतानों के साथ था, लेकिन ये बात हम किसी पक्के तौर पे नहीं कह सकते। यहाँ उस सफ़ेद कोट वाले की बात सुन सभी लोगों को थोड़ी खुशी भी मिलती है और साथ ही थोड़ा दुख होता है कि उनके परिवार का जो कातिल था शायद वो बच निकला होगा, लेकिन वो इस बारे में अभी कुछ कर भी नहीं सकते थे, इसीलिए वो लोग फिर उन सफ़ेद कोट वालों को चारों ओर से जो घेर रखा था उनको रास्ता दे देते हैं और वहाँ से वो सफ़ेद कोट पहने लोग उस हरे कोट पहने शख्स को लेके आगे की ओर चले जाते हैं। हरे कोट पहने खड़ा आदमी जिसका नाम कियूर था वहाँ बाकी लोगों से कहता है, अगर यहाँ का काम खत्म हो गया हो तो हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए, अभी हमें और भी काम से बाहर जाना है और राजा का भी तो इस बारे में बताना होगा ना। यहाँ एक सफ़ेद कोट पहने खड़ा आदमी जिसका नाम अंश था वो उनसे कहता है, हाँ आपने सही कहा, वैसे भी मैंने सवारी बुला ली है, वो कभी भी यहाँ आती होंगी, हम सब उस पर आसानी से शाम तक द्रोना सिटी पहुँच जाएंगे। अंश की बात सुन केयूर भी इस पे उसे कहता है, ये तुमने बहुत बढ़िया काम किया। और उसके बाद वो दीपक की कर मूड कहता है, देखो दीपक वैसे तक हम सब साथ जा रहे हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम हमारे साथ ना रह के इन बाकी लोगों को द्रोना सिटी के पास वाले अक्षित सिटी में छोड़ आओ, वहाँ पहले ही राजा ने कुछ सिपाही भेज इन लोगों के लिए रहने का इंतजाम करवा रखा है।
यहाँ दीपक भी अपने लीडर यानी केयूर से कहता है, हाँ मैं भी आपसे यही कहने वाला था कि इन सबको मेरे ये जो शिष्य है उनके साथ अकेले भेजना कुछ ठीक नहीं रहेगा और कल तक हम भी आसानी से वहां तक पहुंच जाएंगे। केयूर भी इस पे सिर्फ अपना सर हाँ में हिला देता है और केयूर के हाँ कहने के बाद दीपक वहां बाकी लोग जहां बैठे थे उन लोगों के पास जाके बताता है कि अब यहाँ का काम जबकि खत्म हो चुका है तो हमें यहाँ से निकलना होगा, लेकिन हमें ये भी मालूम है कि अभी ये गांव पूरी तरह से तबाह हो चुका है, इसीलिए हमारे राजा ने आप लोगों के लिए द्रोणा सिटी के पास ही में जो अक्षित सिटी है वहां आप लोगों को रहने के लिए इंतजाम किया है और साथ ही वहां आप लोगों को काम भी मिल जाएगा जिससे आप अपना गुजरान चला सको। तो आप लोगों में से जो वो हमारे साथ आना चाहो वो आ सकता है, लेकिन हम अभी निकल रहे हैं और जो अभी नहीं आएगा उनको अपनी जिम्मेदारी खुद लेनी होगी और इसीलिए आप में से हमारे साथ जो भी न आना चाहे भी अभी बता दे ताकि हमें पता चले। दीपक की ये बात सुन वहां धीरे धीरे करके 20 से 30 लोग अपना हाथ हवा में करते हैं और उन लोगों को देख दीपक उन सब से कहता है, ठीक है अगर आप पर लोग हमारे साथ न आना चाहो तो कोई बात नहीं। और फिर वो बाकी लोगों की गिनती करता है तो वहाँ 13 लोग ऐसे होते हैं जो कि अक्षित सिटी आने के लिए तैयार हुए थे। इतने काम लोग देख दीप के तो थोड़ी हैरानी होती है और वो एक बार अभी जिन जिन लोगों ने हाथ ऊंचा किया था उन सभी की एनर्जी देखने लगता है तो उसे मालूम होता है कि जो लोग उनके साथ नहीं आना चाहते उन सभी को कुछ न कुछ जादू आता ही है और ये देख पूरा मामला समझ जाता है कि वो लोग उनके साथ क्यों नहीं आना चाहते। वो मन ही मन कहता है, इन लोगों को अच्छे से पता है कि अगर ये लोग हमारे साथ अक्षित सिटी में आएंगे तो उनको नौकरों का काम करना पड़ेगा, जबकि इन लोगों के पास कोई ना कोई जादू है तो ये अपने आप ही दूसरे सिटी में काम ढूंढ सकते हैं और हम जो काम देंगे उससे तो वो अच्छा ही होगा। जबकि ये जो 13 लोग हैं इन लोगों के पास तो कोई ताकत ही नहीं, इसलिए ये लोग अभी वो इतना बोल ही रहा था कि तभी उसकी नज़र वहां उन 13 लोगों में खड़े चेतन पे जाती है और उसको इन लोगों के बीच देख उसे थोड़ी हैरानी होती है क्योंकि उसे पता था कि ये जो चेतन है उसके पास जादुई शक्ति है तो आखिर वो यहाँ क्यों खड़ा है। अभी यही बात उसे परेशान कर रही थी, लेकिन वो चेतन से ऐसा लुक भी नहीं सकता था, इसीलिए वो उसे नज़रअंदाज करता है और इस बारे में जाके केयूर को बता देता है। केयूर भी दीपक की बात सुन कहता है, हमारी उम्मीद से लोग काफी काम है, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, तुम उन सब लोगों को लेके अभी अक्षित सिटी की ओर निकलो और उन लोगों को वहां सब कुछ दिखा सीधे द्रोणा सिटी आ जाना। अभी केयूर ने ये बात बोली ही थी कि तभी आसमान से एक काफी भयानक आवाज आती है और वो आवाज सुन सभी लोग तुरंत ऊपर आसमान की ओर देखने लगते हैं। तभी वहां अंश जो होता है वो अपने लीडर यानी केयूर से कहता है, लो हमारी द्रोणा सिटी की सवारी आ गई। अंश की बात सुन केयूर बिना आसमान में देखे दीपक से कहता, तो हम लोग चलते हैं, तुम भी निकलो। इतना कहने के बाद केयूर उन सब लोगों के बीच से होता हुआ आगे की ओर चला जाता है और उसके पीछे दीपक के अलावा बाकी के सफेद कोट वाले सारे लोग जाने लगते हैं। उन लोगों को वहां से जाता देख दीपक भी अभी जो सब्जी लोग आसमान की ओर देख रहे थे उनको आवाज लगाते हुए कहता है, आप सब लोग अभी आसमान से नजरें हटाइए, हमें भी अब निकलना है। तो जो लोग मेरे साथ अक्षित सिटी आने वाले हैं वक्त चलिए। दीपक की बात सुन वहां उन 13 लोग में से एक शख्स आगे आता हुआ दीपक से कहता है, क्या हम ऐसे खाली हाथ ही वहां आए या हमारा अगर कुछ सामान बच गया हो उसे ले आए। उस शख्स की बात सुन दीपक कहता है, आप लोगों को किसी भी चीज को लेने की जरूरत नहीं है, अभी कुछ वक्त के लिए आप लोगों की सारी जिम्मेदारी हम लेंगे, जब तक आप वहां जाके काम करना शुरू नहीं कर देते तब तक। दीपक की ये बात सुन तो वहाँ सभी लोग काफी खुश हो जाते हैं और चेतन भी सोचता है, चलो इन हालातों में कुछ तो अच्छी बात हुई, कम से कम हमें नई जगह और काम की तलाश तो नहीं करनी पड़ेगी। और तो और शिव के लिए भी ये अच्छा है, उसके पास कोई तलाठी भी नहीं है तो उसे काम ढूंढने काफी परेशानी होती, लेकिन अभी इन लोगों की मदद से शिव को भी काफी आसानी से काम मिल जाएगा। अभी वो ऐसा मन ही मन सोच के खुश हो रहा था कि तभी वहां ब्राउन कोट वाला एक शख्स एक बैग लेके उन लोगों के पास आता है और फिर उस बैग से कागज निकाल उन सभी के हाथ में एक एक दे देता है। वो सभी लोग उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर को देख बड़ी हैरानी से दीपक की लड़ देखने लगते हैं। दीपक भी तुरंत उन लोगों को बताता है कि ये एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट पेपर है जिसमें लिखा है कि अक्षित सिटी जाने के बाद 1 साल तक हम आपको जहां काम करने भेजे वही काम करेंगे, उस दौरान आप कोई भी तरह का दूसरा काम नहीं कर सकते। दीपक की ये बात सुन वहां सभी लोग एक दूसरे की ओर देखने लगते हैं और उनमें से एक शख्स सीधे दीपक से इस पे सवाल करता है कि अगर हम इस कागज पे सिग्नेचर करने से मना कर दे तो क्या। उसकी बात का जवाब देते हुए दीपक कहता है, तो आप अक्षित सिटी में नहीं आ पाओगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आपको ये मौका अपने हाथ से जाना देने चाहिए। सिर्फ 1 साल काम के बदले आप जीवन भर उस सिटी में रह सकते हो, आपको वहां से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा।
दीपक की बात सुन वहाँ ले बाकी लोग को भी उसकी बात सही लगती है और साथ ही उनका वहाँ जाने की एक वजह ये भी थी कि एक बार वो अक्षित सिटी पहुँच गए तो वहाँ से तो द्रोना सिटी भी काफ़ी करीब होंगे, ऐसे में भविष्य में शायद भी लोग द्रोना सिटी भी जाके वहाँ बस जाने का मौका मिले। अभी यही सब बातें सोच वहाँ पे कोई भी किसी भी तरह का सवाल नहीं करता और उन कागज़ पे अपने सिग्नेचर कर लेते हैं। वही चेतन और शिव को तो पहले से ही इस बात से कोई परेशानी नहीं थी, तो इन्होंने तो पढ़ते ही बिना सवाल किए साइन कर दिया था। उन लोगों के सिग्नेचर कर लेने के बाद भी ब्राउन कोट वाला आदमी उन सब लोगों से वो कागज़ ले उसे अपने बैग में रख देता है और उसके बाद दीपक उन सभी से कहता है, तो क्या अब हम चले? दीपक का सवाल सुन बाकी लोग, जिनका ध्यान अभी आसमान में से आ रही उस आवाज़ पे था जो हर पल बढ़ रही थी, उस चीज़ को देखने का था। वो चीज़ अभी उन लोगों से काफ़ी दूर थी, लेकिन उन लोगों को कुछ अंदाज़ आ रहा था वो क्या होगा, और उसी को देखने के लिए वो सभी दीपक से कुछ वक्त यही रुकने का पूछते हैं। उन लोगों की बात सुन दीपक को हंसी आ जाती है और दीपक को ऐसे हंसता देख वहाँ सभी लोग उसी की ओर देखने लगते हैं। यहाँ तक शिव और चेतन भी उसी की ओर देख रहे थे। दीपक जब सबको ऐसे उसे घूरते हुए देखता है तो वो उन्हें बताता है, अरे अभी हम जिस जगह पे जा रहे हैं वहाँ तो तुम्हें ऐसे काफ़ी पक्षी दिख जाएंगे, इसलिए अभी यहाँ रुककर वक्त बर्बाद मत करो वरना यही शाम हो जाएगी। और इतना कह दीपक तुरंत वहाँ से आगे की ओर जाने लगता है और उसके पीछे पीछे वो ब्राउन कोट पहने जो उसके शिष्य थे वो चलने लगते हैं। और उन लोगों को जाता देख शिव, चेतन और बाकी सब लोगों भी एक पल अपने इस छोटे से गाँव की ओर एक बार देख निकल जाते हैं। क्रमशः क्या लगता है दोस्तों, यहाँ शिव ने जो लॉकेट पहना है उसमें से उसे कोई जादुई ताकत मिलेगी या नहीं, और आखिर उसके चाचा शिव को वो तावीज़ कभी भी उतारने से मना कर रहे हैं, आखिर इसका राज क्या है? और अभी शिव, चेतन और बाकी लोगों ने उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पे सिग्नेचर करके कुछ गलती तो नहीं की, और आगे वो लोगों जिस अक्षित सिटी में जा रहे हैं वहाँ शिव का सफ़र कैसा होगा? अब इन सभी बातों को जानने के लिए पढ़ते रहिए रोमांच और एडवेंचर से भारी कहानी शिव द किंग ऑफ डार्कनेस। Just 7 दीपक द मेंबर ऑफ व्हाइट मून गिल्ड। दीपक द मेंबर ऑफ व्हाइट मून गिल्ड। जब दीपक वहाँ सभी लोगों को कहता है कि ऐसे पक्षी उन लोगों को अक्षित सिटी में भी काफ़ी देखने को मिलेंगे, और उतना कहने के बाद वो वहाँ से चलने लगता है तो उनके पीछे पीछे ब्राउन कोट वाले और फिर वहाँ खड़े 13 लोग भी चलने लगते हैं। वहाँ सभी लोग चल तो रहे थे लेकिन साथ भी उनकी नज़र आसमान में उन्हीं की ओर उड़ते हुआ आ रहे उस पक्षी पे जाती है। वैसे तो वो उनसे काफ़ी दूर था लेकिन फिर भी वो उस पक्षी की छोटी सर झलक देख पा रहे थे, और वो ही देख वो सोचते हैं कि ये पक्षी जो कि उनसे अभी काफ़ी दूर है तो भी वो उसे थोड़ा सा देख पा रहे हैं, तो जब वो पास होगा तो वो सच में कितना बड़ा होगा। यही सब सोचते हुए वो लोग उस जगह से धीरे धीरे दूर आ जाते हैं, जिससे उन्हें वो पक्षी दिखना भी बंद हो जाता है, और फिर वो अपने आसपास का मंजर देखने लगते हैं जो कि 2 दिन पहले ही तबाह हो गया था। अभी वहाँ पे कोई भी ऐसा घर या बिल्डिंग नहीं थी जो सही सलामत खड़ी हो, सब मलबे में तकदीर हो चुका था और वो चारों ओर बिखरा पड़ा, यहाँ ताकि कि उन लोगों को आगे जाने में भी मुश्किलों सामना करना पड़ रहा था। और ये सब देख उन लोगों को अभी उस शैतानों पे काफ़ी गुस्सा आ रहा था। उन लोगों में चेतन और शिव भी शामिल थे। शिव को तो इतना गुस्सा आ रहा था कि वो फिर से वहाँ मन ही मन उस लॉकेट को देख के एक ही बात बोले जा रहा था कि अगर ये लॉकेट किसी शैतान का है तो भी मैं उससे उसकी पावर चाहता हूँ, बदले में वो चाहे वो करे मेरे साथ, बस मुझे मेरा बदला चाहिए। अब इन्हीं सब बातों के बारे में सोचते हुए शिव गांव के बाहर भी निकल आता है और उसे पता भी नहीं चलता, लेकिन जैसे ही वो साहब गांव के बाहर निकलते हैं तो सभी लोग वहां रुक पीछे मुड़ अपने गांव को देखने लगते हैं। तब जाके शिव को भी होश आता है और वो भी ये देख थोड़ा हैरान हो जाता है कि वो अपनी ही सोच में वो गाँव से बाहर भी निकल आया और उसे इस बात का ख्याल भी नहीं रखा, लेकिन फिर वो भी बाकी लोगों की तरह पीछे मुड़ अपने गाँव को देखने लगता है। यहाँ शिव को कुछ ही पल में अपने पैदा होने से लेकर अब तक का पूरा सफ़र अपनी आंखों के सामने दिख जाता है, और वो देख फिर एक बार वो मन ही मन काफ़ी दुखी होता है, लेकिन वो अपने आंसू बाहर नहीं आने देता। वही दूसरी ओर अभी 13 लोगों में से 6 लोग तो वही रोने लगते हैं अपना अतीत याद कर। जब शिव के चाचा शिव को ऐसे चुपचाप खड़ा देख उससे कहते हैं, शिव कभी कभी रो लेना भी अच्छी बात होती है, मैं देख रहा हूँ कि तुमने तो अपनी मम्मी पापा के हादसे में भी रिएक्ट नहीं किया, तुम ऐसे ही सब अपने अंदर रखोगी तो वो बोझ बढ़ता जाएगा। उससे अच्छा है कि तुम एक बार दिल खोल के रो लो, इसमें कोई बुरी बात नहीं, और ये शायद हमारा आखिरी बार हो कि हम अपने गाँव को देख रहे हैं, शायद इसके बाद हम कभी वापस यहाँ नहीं आएंगे और ये जगह भी अब पहले जैसी नहीं होंगी। शिव भी अपने चाचा को जवाब देते हुए कहता है, हाँ आपने सही कहा, आज के बाद हमारी लाइफ ऐसी नहीं होंगे और इसी वजह से अब इन आंखों में आंसू के लिए कोई जगह नहीं है। और इस गांव के तबाह होने के साथ साथ पुराना शिव भी मर गया है। अब जो शिव है वो ना ही पहले की तरह कमज़ोर है, ना ही सबको माफ़ कर देने वाला, और आज से हमारा एक नया सफ़र शुरू होता है। अब इतना कहने के बाद शिव तुरंत जिस ओर दीपक और बाकी ब्राउन कोट वाले आगे बढ़ रहे थे उनकी ओर मुड़ आगे की ओर चलने लगता है।
चेतन शिव की ऐसी बात सुन मन ही मन दुखी होता है, लेकिन फिर वो आखिरी बार अपने गांव को एक बार देखता है और तुरंत शिव के पीछे पीछे चल देता है और मन ही मन कहता है, पता नहीं शिव ये हादसा कभी भुला पाएगा या नहीं, है भगवान शिव को संभाल लेना। अब वहाँ एक एक करके सभी लोग गांव को अलविदा कह अपने नए सफर अक्षित सिटी की ओर चल देते हैं। उस दिन वो लोग काफी रात तक चलते हैं और उस दौरान सभी लोग एक दूसरे बात भी करके एक दूसरे से दोस्तों भी बढ़ा लेते हैं ताकि नए सिटी में सब लोग मिलजुल के रह सके। सिर्फ उन लोगों में शिव ही एक ऐसा था जो इस पूरे सफर में एक भी शब्द बोला नहीं, और जब रात हुई और सब लोग एक जगह जहां होटल थी वहां रुकते हैं, दीपक उन सब लोगों के लिए खाना मंगवाता है और खाना खाने के बाद वहां 2 बड़े हॉल जो होते हैं उससे वो बुक कराता है, किसमें वो लोग आराम करते हैं। और अगले दिन सुबह उठ जब वो होटल के बाहर आते हैं तो उनके सामने 6 घोड़ा गाड़ी खड़ी दिखती है और उसे देख वो सभी लोग दीपक की ओर थोड़ी हैरानी और सवाल भरी नजरों से देखते हैं और मानो पूछ रहे हो कि क्या वो सभी लोग इसमें अब आगे का सफर तय करेंगे। दीपक भी उन लोगों के चेहरे के भाव पढ़ लेता है और बताता है, हाँ अब आगे का रास्ता हम इसमें तय करेंगे, 3-3 के ग्रुप में आप लोग इसमें बैठ जाओ। दीपक की बात सुन वहाँ 13 लोग वहाँ 3-3 के ग्रुप में उस घोड़ा गाड़ी में बैठ जाते हैं और उसके बाद हाँ ब्राउन कोट वाले जो दीपक के शिष्य थे वो भी उनमें बैठ जाते हैं। लेकिन जब आखिरी गाड़ी में भी 3 लोग बैठ जाते हैं तो भी अनीस और दीपक दोनों बाहर रहते हैं, तो वो दोनों अलग अलग उन घोड़ा गाड़ी के आगे बैठ जाते हैं जहाँ वो घोड़ा गाड़ी चलाने वाला बैठा था उसके बगल में बैठ जाते हैं और उसके बाद वो घोड़ा गाड़ी वाला तेजी घोड़े लो भागा देता है। यहाँ चेतन रास्ते में शिव से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन शिव पूरे रास्ते चुपचाप ही बैठा रहता है और उस लॉकेट को ही देखता रहता है। जब चेतन शिव को लॉकेट ही घुरता देखता है तो उसे धीरे से बताता है, शिव ऐसे लॉकेट को ही मत घूरते रहो, यहाँ हमारे बाजू में एक और शख्स बैठा है, अगर उसने तुम ऐसे घूरते हुए इस लॉकेट को देख लिया तो कहीं ये चीज़ चुराने की कोशिश ना करे, क्योंकि हमें अभी पता नहीं कि हमारे बाजू में जो शख्स बैठा है वो अच्छा आदमी है या बुरा। अपने चाचा की बात सुन शिव उनको कोई जवाब तो नहीं देखता, लेकिन वो घोड़ागाड़ी में एक छोटी सी जो खिड़की थी उसमें से बाहर की ओर देखने लगता है। अभी वो लोग जिस जगह से जा रहे थे वो एक नदी के पास से गुजर रहे थे और वहां अभी काफी सारे बच्चे फिशिंग कर रहे थे। उन्हें देख शिव के चेहरे पे फीकी सी एक मुस्कुराहट आ जाती है और उसके बाद वो आसपास के कुदरती नज़ारे देखने लगता है। अब वो लोग दोपहर होते होते अक्षित सिटी के पास पहुंच जाते हैं और जैसे जैसे वो सिटी के करीब आ जाते हैं वहां आसपास भीड़ भी बढ़ने लगती है और कुछ ही वक्त में अब तक शिव जो शांति भरे माहौल से आ रहा था वो एक ही पल में गायब हो जाता है और अभी आसपास के लोगों का शोर सुनाई देने लगता है। अब कुछ ही पल में वो लोग ठीक अक्षित सिटी के गेट के पास आ जाते हैं जहां पे कुछ सिपाही खड़े थे और जैसे ही वो एक साथ 6 घोड़ागाड़ी को सिटी की ओर अंदर जाते देखते हैं तो उनमें से एक सिपाही उन घोड़ागाड़ी के सामने आके उसे रोक देता है और घोड़ागाड़ी वाले से सवाल करता है कि वो ऐसे सीधे सीधे सिटी में कहाँ घुसे जा रहा है, उसके पास सिटी में जाने का कोई कागज है और अगर जाओ तो उससे पहले कुछ पैसे देने होंगे तब जाके तुम लोग अंदर जा पाओगे, ऐसे ही तुम अंदर नहीं जा सकते। यहाँ घोड़ागाड़ी को सिटी के गेट के पास रुका देख दीपक जो कि आखिरी बगी में बैठा था वो बगी से नीचे उतर आगे आते हुए उस घोड़ागाड़ी वाले से ऐसे रुकने की वजह पूछता है तो वो गाड़ी वाला उस सिपाही की ओर उंगली कर देता है। उस गाड़ी वाले की उंगली की ओर आगे देखते हुए दीपक वहां एक सिपाही को देखता है। वे सिपाही ही भी अपने सामने एक सफेद कोट वाले आदमी को देख वो थोड़ा सरल तो जाता है, लेकिन मन ही मन वो कहता है मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं, शायद इस आदमी ने ऐसे ही ये सफेद कोट पहन रखा है, ये वो व्हाइट मून का शख्स नहीं हो सकता। आखिर वो लोग कब से ऐसे घोड़ागाड़ी में आने लगे और इसीलिए वो उस सफेद कोट पहने आदमी यानी दीपक से कहता है, हाँ मैंने ही आप लोगों को रोका है क्योंकि आप लोगों बिना किसी कर भुगतान के ऐसे ही अंदर जा रहे थे। उस सिपाही की बात सुन दीपक अपने कोट से वो सफेद सिक्का निकलते हुए उस आदमी की ओर देख कहता है, ओह यानी कि अब हम लोगों को भी सिटी में जाने के लिए कर देना होगा। वो सिपाही जैसे ही दीपक की उंगलियों के बीच वो सफेद सिक्का देखता है तो वो अंदर तक पसीज जाता है, क्योंकि उसको पता था कि ऐसे लोगों को रोकने से उसकी जान भी जा सकती थी और उससे ये गलती हो चुकी थी और इसीलिए वो उस सिक्के को देख दूसरे ही पल अपने घुटनों पे आ जाता है और अपना सर नीचे झुका दीपक से कहता है, माफ करना हमें पता नहीं था आप व्हाइट मून गिल्ड से हो, अगर मुझे पता होता तो मैं ये गलती कभी नहीं करता। उस सिपाही की इतनी बात बोलने में भी आवाज कांप रही थी और ये बात वहां खड़े सभी लोगों नोटिस करते हैं। यहाँ तक आसपास के जो लोगों थे वे भी ये नज़ारा देख वशी खड़े होकर तमाशा देखने लगते ही उन लोगों में कुछ लोगों दीपक के कपड़ों और उसके हाथ के उस सिक्के को देख समझ जाते हैं कि यहाँ क्या हो रहा होगा, लेकिन उन लोगों में कुछ ऐसे भी थी जिनको व्हाइट मून के बारे में कुछ पता नहीं था, इसीलिए उन लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यहाँ हो क्या रहा है।
वही शिव जो कि दूसरी घोड़ागाड़ी में बैठा था वो भी ये नज़ारा देख हैरान हो गया था। जब उसने पहली बार दीपक को देखा था तब उसे लगा था कि ये कोई मामूली शख्स ही होगा, लेकिन जब वो अक्षित सिटी के सिपाही को ऐसे दीपक के पैरों में गिरते हुए वो देखता है तभी उसकी समझ में आता है कि दीपक को मामूली शख्स तो बिल्कुल नहीं है। यहाँ दीपक के बारे में जानने के लिए शिव अपने चाचा से इस बारे में सवाल करता है कि चाचा आखिर ये व्हाइट मून गिल्ड क्या है और ये दीपक क्या सच इतना ताकतवर है कि ये सिपाही ही उसके हाथ का सिक्का देख उसके कदमों में गिर गया, या फिर ये सिर्फ उस सिक्के की वजह से है। शिव के चाचा शिव की बात पे कहते हैं, हाँ तुम्हारी बात सही, मुझे भी जब इनको पहली बार देखा था तब ये मामूली जादूगर ही लगे थे, लेकिन जब मैंने देखा कि ये उस कैंप में अकेले गए थे लड़ने तब मुझे पता चला कि ये तो काफ़ी ताकतवर है। और अभी का ये नज़ारा तो मेरी उस बात को भी गलत ठहरा रहा है, क्योंकि यह तो मेरी उम्मीद से कई ज़्यादा ताकतवर है, क्योंकि यह आखिर द्रोण शहर के टॉप 5 गिल्ड में से एक गिल्ड व्हाइट मून के साथ ही है। अपने चाचा की बात सुन शिव कहता है, लेकिन आपको कैसे पता कि ये व्हाइट मून गिल्ड के ही है, और आखिर ये 5 गिल्ड है कौन कौन से? चेतन इस पे शिव को बताता है, सच कहूँ तो मुझे नहीं पता कि ये 5 गिल्ड कौन कौन से है, लेकिन देखो तुम्हें उस सफ़ेद कोट वाले के हाथ में वो सफ़ेद सिक्का दिख रहा है, उसमें व्हाइट मून साफ साफ लिखा हुआ है, और वो देख यहाँ का सिपाही भी उसके कदमों में गिर चुका है, यानी कि ये गिल्ड उन 5 गिल्ड में से ही एक होंगी जो कि एक तरह से द्रोना शहर में राजा के बाद सबसे ताकतवर लोग हैं। अपने चाचा की ये बात सुन शिव मन ही मन सोचता है, काश में भी अगर इतना ताकतवर होता तो आज के हालत कुछ और होते, लेकिन फिर भी मुझे भगवान ने तो नहीं लेकिन शैतान ने शायद एक और मौका दिया है, तो मुझे उसका फ़ायदा उठाना चाहिए और किसी तरह मुझे इस लॉकेट की जरूर शक्तियाँ लेनी चाहिए। वही बाहर दीपक उस सिपाही को कहता है, अरे तुम्हें मेरे कदमों में गिरने की कोई ज़रूरत नहीं, ऐसी गलती हो जाती है, और वैसे भी तुम सिर्फ यहाँ के कानून का पालन कर रहे थे। दीपक की ये बात सुनो सिपाही के दिल में थोड़ी राहत होती है, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ बोले अपना सर नीचे झुकाए घुटनों के बल बैठा रहता है। दीपक जब ये देखता है कि वो सिपाही अभी भी खड़ा नहीं हुआ तो वो उसे कहता है, अरे तुम्हें ऐसे जमीन के झुके रहने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम खड़े हो जाओ और अपना काम करो, मैं तुम्हें किसी भी तरह से हानि नहीं पहुंचाऊंगा। इतना कहने के बाद दीपक पहली घोड़ागाड़ी वाले से गाड़ी अंदर लेने का कह के इस बार उसके साथ ही बैठ जाता है, ताकि अगर आगे कोई दिक्कत आए या कोई उन्हें रोके तो वो बात संभाल ले। वो सिपाही भी दीपक को वहां से जाता देख खड़ा हो जाता है और अपने सर पे जो अभी पसीना आ गया था उसे पोंछते हुए धीमी आवाज में कहता है, चलो आज तो बाल बाल बचा, आगे से मुझे इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि मैं किसी ऐसे आदमी को ना रोकूं जो 5 गिल्ड में से हो। लेकिन आखिर व्हाइट मोनू गिल्ड का ये आदमी इतने सारे लोगों को लेके यहाँ आया क्यों है? यहाँ वो सिपाही जो बात सोच रहा था, आसपास के बाकी लोग भी उसी बारे में बात कर रहे थे कि व्हाइट मून गिल्ड आखिर करना क्या चाहती है। वहीं पे दीपक और बाकी के लोग गाड़ी में अक्षित शहर के अंदर आ जाते हैं और वहाँ के नज़ारे देख उन लोगों के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उनके गांव के मुकाबले इस सिटी में काफ़ी बड़ी बड़ी इमारतें थी और साथ ही यहाँ लोगों की भीड़ भी काफ़ी ज़्यादा थी। उन लोगों तो ऐसा लग रहा था मानो वो एक अलग दुनिया में आ गए हो। क्रमशः क्या लगता है दोस्तों, अब जबकि शिव बाकी लोगों के साथ अक्षित सिटी में आ गया है तो उसका ये नया सफ़र कैसा रहेगा, और क्या वो उस लॉकेट में से शक्तियाँ जगा पाएगा या वो इस बार भी पहले के जैसे बिना किसी ताकत के कमज़ोरों की तरह जीवन बिताएगा? इन सब बातों को जानने के लिए पढ़ते रहिए हमारी रोमांच और एडवेंचर से भरी कहानी शिव द किंग ऑफ डार्कनेस। चैट पांचों गिल्ड के नाम। पांचों गिल्ड के नाम। अक्षित सिटी में दाखिल होने के बाद सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान थे, उन्हें लग रहा था कि वो एक अलग ही दुनिया आगे है, और यहाँ उन्हें अपने गांव के मुकाबले काफ़ी बड़ी नदी इमारतें दिख रही थी और बाजार भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा था और उसमें लोगों की भीड़ भी काफ़ी थी, और वो लोग काफ़ी दिलचस्पी से ये सब गाड़ी में बैठे बैठे देख रहे थे। उन सभी में सिर्फ शिव ही एक ऐसा तो जो कि अभी बाहर ही देख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर उसे अक्षित सिटी के एंट्रेंस पे जो हुआ था वो ही सोच रहा था। साथ ही वो उन 5 गिल्ड के बारे में भी सोच रहा था कि आखिर वो कितने ताकतवर होंगे, और अगर मुझे उसके अंदर दाखिल होना हो तो क्या वो मुझे लेगी। लेकिन अभी उसे इस बारे में कुछ नहीं पता था कि एक गिल्ड में दाखिल होने के लिए क्या करना होता है, और उसे अभी उन 5 गिल्ड में से 4 गिल्ड के तो नाम भी नहीं पता था। इन्हीं सब ख्यालों के बीच अचानक शिव को थोड़ा झटका लगता है, जिससे वो अपने ख्याल से बाहर आता है और बाहर नजर करते हुए देखता है कि आखिर ये गाड़ी क्यों रुक गई। और जब वो बाहर की ओर देखता है तो अभी आसपास पहले जिस तरह की काफी आलीशान बड़ी बड़ी इमारत थी वैसी एक भी इमारत नहीं थी। यहाँ आसपास झोपड़पट्टी जैसा इलाका था, और साथ ही यहाँ जो थोड़े बहुत घर थे वो भी पक्के मकान नहीं थे बल्कि टूटी फूटी हालत के थे। और ऐसी जगह पे गाड़ी रुकी देख शिव सोचता है, आखिर हम लोग यहाँ इस इमारत के सामने क्यों रुके हैं। तभी वहां उसके आगे की बगी से दीपक नीचे उतरता है और आवाज लगाते हुए सब लोगों को नीचे उतरने का कहता है।
दीपक की बात सभी लोग नीचे उतरने लगते हैं और शिव भी अब बगी से नीचे उतरता है और अपने चाचा की ओर देखते हुए उनसे पूछता है कि क्या हम लोग इस इमारत में रहने वाले हैं। उसके चाचा भी इस पे कहते हैं पता नहीं, लेकिन लग तो ऐसा ही रहा है, लेकिन अभी हमारे पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं, इसलिए 1 साल हमें इस इमारत में रहना ही होगा। उसके बाद हम थोड़े पैसे इकट्ठा कर एक घर ले लेंगे। अपने चाचा की बात सुन शिव कुछ नहीं कहता और दीपक की ओर देख उसके बोलने का इंतजार करने लगता है। दीपक भी सब लोगों की ओर देख कहता है आप लोग के लिए रहने का यहाँ इंतजाम किया है। कल आप लोग को यहाँ जिस जगह तलवारें तैयार होती है उस जगह ले जाया जाएगा और वहाँ आप लोगों को काम सिखाया जाएगा कुछ दिनों तक। उसके बाद आपको 1 साल तक वही काम करना है। उस काम के बदले आपको हर रोज 30 कांच के सिक्के मिलेंगे जैसा उस कॉन्ट्रैक्ट पेपर में लिखा था, और साथ ही आप लोगों को सुबह दोपहर और शाम को खाना भी मिलेगा और यहाँ पे आप लोग रह सकते हो। सभी लोगों को पता था कि ये जो रुपए उन्हें मिल रहे हैं वो सच में काफी कम थे, लेकिन उनके पास अभी और कोई रास्ता भी नहीं था और इसी वजह से उन लोगों को राजी होना पड़ा था। दीपक भी जब किसों से कोई सवाल नहीं सुनता तो वो उन सब लोगों को कमरा दिखा देते हैं। उनको दिए गए कमरे काफी छोटे थे और एक कमरे में 2 शख्स को रहना था, और उन सब को कमरा दिखाने के बाद दीपक उनको बताता है कि मैं अभी यहाँ से जा रहा है, लेकिन वो अनीस नाम के लड़के को यहाँ छोड़ के जाएगा जो कल आप सब लोगों को उस जगह ले जाएगा जहाँ तलवारें बनाई जाती है, और वहाँ वो तुम लोगों को एक आदमी से मिलाएगा। आगे जाके आपको कोई भी परेशानी हो तो उसको बता देना, और 1 साल बाद अगर आपको ये काम ना करना हो तो उस वक्त आप लोग यहाँ जा सकते हैं, लेकिन अगर आप कॉन्ट्रैक्ट के रूल तोड़ेंगे तो उद्धरण चिन्ह। इतना कहने के बाद दीपक वो बात अधरी ही छोड़ देता है और फिर वहां से पीछे मुड़ सबसे पहले अनीस से थोड़ी बात करता है और उसके बाद वो तुरंत बाहर निकल जाता है और उसके पीछे पीछे एक एक करके अनीस के अलावा बाकी के सभी ब्राउन कोट वाले लोग अनीस से कुछ बात करके निकल जाते हैं। अब अपने गुरु के वहां से चले जाने के बाद अनीस जो होता है वो उन सब लोगों को कहता है कि आप सब लोग सबसे पहले कुछ खाना लीजिए और उसके बाद आज चाहे तो आप आराम कर सकते हो और मन करे तो ये सिटी देखने जा सकते हो। कल सुबह मैं आपको जिस जगह तलावार बनाए जा रहे हैं वहां ले जाऊंगा। अनीस की बात सुन बाकी सभी लोग ठीक है कह के जिस जगह खाना मिल रहा था वहां जाके खाने लगते हैं। वहीं पे शिव अपने चाचा से मैं कुछ देर में खाना खाने आ जाऊंगा कह के तुरंत जिस ओर अनीस जा रहा था उसके पीछे पीछे चला जाता है। अनीस शिव को ऐसे अनीस के पीछे जाता देखते हैं तो वो उसे आवाज लगाते हैं, लेकिन शिव तब तक इमारत से बाहर निकल चुका था। अनीस जो कि अभी बाहर आजार की ओर जा रहा था कि अपने पीछे किसी को आता देख वो रुक जाता है और पीछे मुड़ वो शिव से उसका नाम पूछता। शिव भी तुरंत अनीस का सवाल सुन तुरंत उसे अपना नाम बताता है और उसका नाम सुन अनीस उससे सवाल करता है कि आखिर तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे कुछ काम है। शिव भी मानो इसी सवाल की आश लगाए बैठा हो कि तुरंत जवाब देते हुए कहता है मैं इस सिटी में पहली बार आया हूँ और अभी मुझे थकान भी नहीं है, और जब मैंने आपको बाहर जाते देखा तो मुझे लगा कि शायद आप बाजार की ओर जा रहे हो तो मैं भी आपके साथ चालूं, इस बहाने में बाजार भी देख लूंगा। शिव की ऐसी बात सुन अनीस उसे कहता है देखो दोस्त, सच कहो तो मैं तो बस ऐसे ही टहलने निकला लूँ और अगर तुम मेरे साथ आना चाहो तो मुझे उसमें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुमने अभी खाना भी नहीं खाया तो पहले तुम खाना लो उसके बाद हम चलते हैं। शिव भी अनीस की बात सुन अपने चेहरे पे मुस्कुराहट ला देता है और कहता है क्या आपको खाना नहीं खाना, आप भी हमारे साथ ही यहाँ आए हैं तो आपका खाना भी शायद अभी बाकी ही होगा ना। जिस पे अनीस कहता है हाँ तुमने सही कहा, लेकिन मैंने अभी कुछ वक्त के लिए एक वक्त का खाना बंद किया है और उसके बजाय फल ही खा रहा हूँ और फल मैंने रास्ते में ही खाना लिए, इसीलिए मेरा दोपहर का काम हो गया, अब मैं सीधे रात को खाऊंगा, लेकिन तुम खाना खा लो, मैं तुम्हारा यही इंतजार करता हूँ। अनीस की बात सुन शिव कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम मुझे कुछ वक्त दो, मैं अभी गया और खाना खा के तुरंत वापस आया। अब इतना कहने के बाद शिव तुरंत भागते हुए उस इमारत में अभी जिस जगह खाना मिल रहा था उस ओर भागने ले लगता है, और शिव को ऐसे भागते देख अनीस चिल्लाते हुए उसे कहता है आराम से जाओ, हमें किसी भी बात की कोई जल्दी नहीं है। शिव भी इस पे ठीक है कह के अपनी भागने की रफ्तार को धीमा कर देता है और शिव वहाँ मन ही मन कहता है आखिर किसको ये सिटी देखने में दिलचस्पी है, मैं तो बस अनीस तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ ताकि मुझे पता चल पाए कि क्या कोई बिना किसी जादू या केना पावर की ताकतवर बन सकता है, और अगर ये बात मैं सीधे सीधे तुम्हें पूछूं तो शायद तुम मुझे ना भी बताओ, इसीलिए अभी मैं तुम्हारे साथ कुछ वक्त बिताऊंगा ताकि तुम मुझ पे भरोसा करो। इतना मन में सोचते हुए वो जिस जगह सब लोग खाना खा रहे थे वहां पहुंच जाता है। जब शिव के चाचा शिव को खाना खाने आया देखते हैं तो वो शिव को आवाज लगाते हैं। शिव भी अपने चाचा की आवाज सुन खाना लेके उनके पास चला जाता है। शिव जैसे उनके पास पहुंचता है उसके चाचा उससे सवाल करते हैं कि तुम अभी अकेले कहाँ चले गए थे, तुम्हें पता है मैं तुम्हें पीछे से आवाज लगाए जा रहा था।
शिव अपने चाचा को समझाते हुए कहता है, चाचा वो मैंने उस वक्त अनीस को बाहर जाते देखा तो मैंने सोचा क्यों ना उसके साथ थोड़ी दोस्ती की जाए, और वैसे भी वो घूमने जा रहा था और मुझे भी थकान नहीं लगती थी तो मैंने सोचा मैं भी उसके साथ चला जाऊं और इसीलिए मैं उस वक्त वहां उसके पीछे गया था। शिव की बात सुन उसके चाचा उसे कहते हैं, अगर ऐसी बात थी तो तुम अभी यहाँ क्या कर रहे हो, तुम उसके साथ गए नहीं या उसने तुम्हें अपने साथ ले जाने से मना कर दिया। चाचा की बात पे शिव कहता है, उन दोनों में कुछ भी नहीं, बल्कि मैं जब उसके पास पहुंचा तो उसने मुझे कहा कि मैं पहले खाना खा लूं, उसके बाद वो मुझे साथ ले जाएगा, और उसे खाना नहीं था इसीलिए अभी वो इमारत के बाहर ही मेरा इंतजार कर रहा है। मैं अभी खाना खाना के उसे साथ सिटी देखने जा रहा हूँ और शाम ताकि हम वापस लौट आएंगे। अपने भतीजे की ये बात सुन उसके चाचा भी कहते हैं, हाँ तुमने ये बहुत अच्छा काम किया, अनीस से दोस्ती हमारे लिए काफ़ी फायदेमंद साबित हो सकती है, तो हो सके तुम उसके साथ अपना बर्ताव अच्छा रखना, शायद वो तुम्हें बाकी लोगों से कोई अच्छा काम दिला दे। अपने चाचा की बात सुन शिव मन ही मन कहता है, आखिर मैं यहाँ उससे किसी काम के लिए दोस्ती नहीं कर रहा, मेरा इरादा तो आखिर ये जो 5 गिल्ड है उसमें शामिल कैसे होते हैं ये जानना है और मुझे उनमें शामिल हो कि खुद को ताकतवर बनाना है। लेकिन वो ये बात अपने चाचा को नहीं बता सकता था, वरना वो जरूर उसे ऐसा करने से रोकने की कोशिश करते। इसीलिए वो जल्द से जल्द अपना खाना खत्म कर वो खड़ा होते हुए अपने चाचा से कहता है, मेरा खाना हो गया, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगा। इस बार शिव के चाचा उसर कहते हैं, ठीक है, लेकिन अपना ख्याल रखना और अनीस के साथ ही रहना, क्योंकि अभी हमें यहाँ आए 1 दिन भी नहीं हुआ, इसलिए अभी तुम यहाँ के रास्तों के बारे में भी नहीं जानते होंगे। शिव भी अब वहां से आगे बढ़ते हुए कहता है, हाँ आप उसकी फिक्र मत कीजिए, और इतना कहने के बाद वो उस जगह से बाहर निकल आता है और जहाँ अनीस उसका इंतजार कर रहा था वहां पहुंच जाता है। जब अनीस शिव को आता देखता है तो वो उससे सवाल करता है, तुम्हारा खाना इतनी जल्द हो भी गया? जिसके जवाब में शिव कहता है, हाँ मुझे ज्यादा भूख नहीं थी इसलिए मेरा जल्दी हो गया, तो क्या अब हम सिटी देखने चले? अनीस भी शिव की बात वो सुन कहता है, हाँ क्यों नहीं, और उसके बाद वो लोग वहां से बाजार की ओर जाने लगते हैं और उसी दौरान शिव अनीस से बात करना भी शुरू कर देता है। पहले तो वो अनीस से इधर उधर के सवाल करता है कि वो यहाँ कितनी बार आया, इस सिटी में सबसे अच्छी जगह कौन सी है, उस तरह के। और जब अनीस उन सब बातों का जवाब देता है तो शिव को लगता है कि अनीस से वो जो भी सवाल करेगा अनीस उनका सच में जवाब देगा। अब ऐसा सोच शिव उसे सवाल करते हुए पूछता है, अनीस मैंने सुना है कि द्रोना सिटी में 5 तरह के गिल्ड है और तुम भी उन्हीं 5 गिल्ड में से एक गिल्ड व्हाइट मून से हो, तो क्या तुम मुझे बाकी 4 गिल्ड के नाम बता सकते हो? शिव की बात सुन अनीस पहले तो थोड़ी हैरानी से शिव की ओर देखता है, और अनीस को खुद को ऐसे देखते देख शिव सोचता है कि कहीं मैंने कल गलत सवाल तो नहीं पूछ लिया अनीस से। अभी वो ऐसा सोच ही रहा था कि तभी अनीस उसे कहता है, क्या सच में तुम्हें द्रोना सिटी के गिल्ड के बारे में नहीं पता? आखिर वो 5 गिल्ड ही तो यहाँ द्रोना सिटी के नीचे जितने सिटी और गांव आते हैं वो संभालते हैं, और तुम उन लोगों को ही नहीं जानते। अनीस की बात सुन शिव समझ जाता है कि आखिर उसकी बात सुन अनीस उसे ऐसे क्यों देख रहा था, इसलिए वो उसे कहता है, मैं जहाँ रहता था वहाँ से कभी मैं बाहर नहीं गया और नहीं वहाँ मेरे कोई दोस्त थे, और मेरे परिवार वालों को भी इस बारे में ज़्यादा कुछ नहीं पता। शिव की बात सुन अनीस कहता है, ये काफी अजीब बात है, ये आखिर तुम्हारा एक भी दोस्त नहीं? लेकिन आखिर ये कैसे हो सकता है, आखिर हर किसी का कोई ना कोई दोस्त जरूर होता है। जिसके जवाब में शिव उसे कहता है, इस दुनिया में जिसके पास किसी भी तरह की कोई ताकत ना हो उस शख्स से आखिर कौन दोस्ती करना पसंद करता है? अब तुम अभी का ही नज़ारा देख लो, तुम्हारे जो गुरु थे उन्होंने हमसे 1 साल तक यहाँ काम कराने का कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया, जबकि जो भी लोग जिन्हें थोड़ा बहुत जादू आता था उन्होंने वहाँ पेपर पे साइन नहीं किए और वो लोग वहाँ से दूसरी ओर चले गए, जबकि हम जैसे लोगों के पास इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं था, इसलिए हमें उनकी बात माननी पड़ी, वरना 30 कांसे के सिक्के में आखिर कौन काम करता है? शिव की ये बात सुन वहाँ अनीस की बोल तो ही बंद हो जाती है और उसे समझ नहीं आता कि वो शिव की इस बात का क्या जवाब दे। और शिव भी जब अनीस को ऐसे चुप होता देखता है तो वो उसे बात बदलते हुए कहता है, तुमने अभी तक मुझे बताया नहीं कि आखिर यहाँ 5 गिल्ड कौन कौन से हैं? अनीस जब देखता है कि शिव उसे गिल्ड के बारे में पूछ रहा है तो वो भी एक चैन की सांस लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि कहीं शिव उसे उसके गुरु के उन लोगों के इतने काम रुपयों में काम कराने का कॉन्ट्रैक्ट क्यों साइन करवाया, और शिव अगर ऐसा पूछता तो वो उसका क्या जवाब देता, वही सोच उसे थोड़ी परेशानी हो रही थी। लेकिन शिव जब बात को बादल लेता है तो उसे थोड़ी राहत होती है। वो भी शिव को तुरंत वहाँ 5 गिल्ड के बारे में बताते हुए कहता है, देखो यहाँ जो सबसे पहला गिल्ड है उसका नाम ब्लू मून गिल्ड है, दूसरे गिल्ड का नाम ग्रीन मून गिल्ड है, तीसरा गिल्ड येलो मून गिल्ड है और चौथे नंबर पे हमारा गिल्ड आता है और सबसे आखिर में ऑरेंज मून आता है।
उसकी ये बात सुन शिव को ये सारे नाम काफ़ी एक जैसे और अजीब लगते हैं, लेकिन वो इस बारे में अनीस से ज़्यादा कुछ नहीं पूछता और वो सोचने लगता है कि क्या मुझे अनीस से पूछना चाहिए कि अगर मुझे इन गिल्ड में जुड़ना हो तो क्या करना चाहिए, या अभी मुझे इस बारे कुछ बात नहीं करनी चाहिए। अभी शिव ये सोच ही रहा था कि तभी वहाँ उन लोगों को अपने पीछे से एक आवाज़ आती है जो अनीस कह के चिल्ला रही थी, और उस आवाज़ को सुन शिव और अनीस दोनों पीछे मुड़ उस ओर देखने लगते हैं जहाँ से उन्हें आवाज़ आ रही थी। क्रमशः क्या लगता है दोस्तों, आखिर ये कौन होगा जो अनीस को आवाज़ लगा रहा है? क्या वो अनीस का दुश्मन होगा या दोस्त? और क्या शिव अनीस से पूछ पाएगा कि आखिर इन गिल्ड में कैसे शामिल होते हैं या नहीं? अब इन सभी बातों को जानने के लिए पढ़ते रहिए रोमांच और एडवेंचर से भरी कहानी शिव द किंग ऑफ डार्कनेस। चेन्नई केना पावर का राज। केना पावर का राज। अनीस अभी चलते चलते शिव को सभी गिल्ड के नाम बताता है और शिव भी उससे आगे कुछ सवाल करे या नहीं वो सोच ही रहा था कि तभी वहाँ उन दोनों को कोई शख्स अनीस कह के चिल्लाता दिखता है। यहाँ अनीस नाम सुन शिव और अनीस दोनों जिस ओर से आवाज़ आ रही थी वहाँ यानी पीछे की ओर देखते हैं तो उन्हें वहाँ उन्हों की हम उम्र का लड़का दिखता है जो कि भागते हुए उन लोगों की ओर ही आ रहा था। शिव उस लड़के को पहचानता नहीं था, इसलिए वो अनीस से सवाल करता है कि क्या आप उस लड़के को पहचानते हो? शिव का सवाल सुन अनीस कहता है, हाँ, ये 5वीं ऑरेंज मून गिल्ड का मेंबर टेरन है, जैसे मैं अभी व्हाइट गिल्ड का हूँ। अभी अनीस शिव को ये बात बता ही रहा था कि टेरन वहाँ पहुँच जाता है और आने के साथ ही वो अनीस से सवाल करता है, तो यहाँ क्या कस रहा है? आखिर व्हाइट गिल्ड के लोगों को कब से अक्षत सिटी भेजा जाने लगा? और तभी उसकी नज़र अनीस के बाजू में खड़े शिव पे जाती है और उसे देख वो कहता है, और ये लड़का कौन है तुम्हारे साथ? अनीस भी उस लड़के से कहता है, अरे टेरन, तुम यहाँ वैसे? मैंने उम्मीद नहीं की थी हम यहाँ ऐसे मिलेंगे, लेकिन चलो, आखिर हम 2 माह बाद मिले तो सही। और मेरे यहाँ आने की बात तो तुम्हें तो शायद पता होगा कि कल यहाँ से कुछ दूरी पे एक गांव है, वहाँ आसमान में काफ़ी काले बादल देखे गए थे और वो इलाका हमारे गिल्ड में आने की वजह से हमें वहाँ जाना पड़ा, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो वहाँ पहले से सब कुछ तबाह हो चुका था। और ये देख वहाँ के लोगों को हमने हमारे साथ आने को कहा और उनमें से कुछ आने के लिए मान गए, तो बस मैं उन्हें यहाँ छोड़ने आया हूँ। और ये उन्हीं लोगों में से एक लड़का है जो हमारे साथ आया है, इसका नाम शिव है। अनीस की बात सुन टेरन शिव की ओर हाथ आगे बढ़ाते हुए शिव से कहता है, हेलो दोस्त, मेरा नाम टेरन है। टेरन को अपनी ओर ऐसे हाथ बढ़ाता देख शिव भी अपना हाथ आगे करता है और उससे हाथ मिलाता है। शिव के साथ हाथ मिलाने के बाद टेरन अनीस से कहते हैं, वैसे मैंने सुना है कि यहाँ तुम्हारे गुरु भी तुम्हारे साथ आए थे। टेरन की बात पे अनीस कहता है, हाँ, यहाँ मेरे साथ साथ मेरे सभी साथी और हमारे गुरु भी आए थे, लेकिन उन लोगों को हमारे गिल्ड के लीडर मास्टर कियूर के बुलाने पे जाना पड़ा और मैं यहाँ कल से इन लोगों को जिस जगह काम करना है वो देखने के लिए रुका हूँ और कल मैं यहाँ से वापस चला जाऊँगा। अनीस जैसे ही अपनी बात खत्म करता है टेरन तुरंत उसे कहता है, यानी कल तुम यहाँ से वापस द्रोना सिटी जा रहे हो? लो, ये कितना कमाल का इत्तेफाक है, मेरा भी यहाँ का कमा खत्म हो चुका है, मुझे कुछ सामान यहाँ से लेके द्रोना सिटी पहुँचाना था, तो हमारे गुरु ने ये काम मुझे दिया था और अभी अभी वो खत्म हुआ है, तो मैं सोच ही रहा था वापस द्रोना सिटी निकलने का और मुझे तुम दिख गए, तो चलो कल हम साथ ही वापस जाएंगे। आज मैं भी तुम लोगों के साथ थोड़ा घूम लूँ, फिर पता नहीं हम फिर से कब मिलेंगे। टेरन की ये बात सुन अनीस उसे कहता है, मुझे इसमें कोई दिक्कत नहीं अगर तुम मेरे साथ आना चाहो, लेकिन शायद मुझे कल यहाँ से निकलते निकलते शाम हो जाएगी। इस पे टेरन वहाँ बताता है, वैसे भी मैं अभी 4 दिनों तक थोड़ा फ्री हूँ, तो मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है। वैसे भी अगर मैं अभी द्रोना सिटी जाने के लिए निकलूंगा और जब वहाँ पहुँचूंगा तो मेरे गुरु मुझे देख तुरंत कुछ ना कुछ काम दे देंगे, उसे अच्छा यहाँ पे थोड़ा घूम लूँ। भले ये जगह द्रोना के मुकाबले कुछ भी नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ शांति काफ़ी है जो हमें द्रोना में देखने नहीं मिलती। टेरन की यह बात सुन यहाँ शिव को काफ़ी ज़्यादा हैरानी होती है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि आखिर टेरन इस जगह को शांत कैसे कह सकता है, जबकि यहाँ भीड़ अच्छी खासी थी। और इसी के साथ वो ये भी सोचता है कि अगर टेरन इस जगह को शांत कह रहा है तो उसके गांव जहाँ से वो यहाँ आया है वो उस जगह को क्या कहेगा। शिव अभी ये सोच ही रहा था कि वहाँ अनीस उन दोनों से कहता है, ठीक है, तो फिर हम लोगों को आगे चलना चाहिए। अनीस को बात सुन वो दोनों भी अपना सर हाँ में हिला आगे की ओर चलने लगते हैं। रास्ते में टेरन शिव से भी उसके बारे में पूछता है और शिव भी सब सच सच उसे बता देता है। टेरन के सवाल जवाब करने के बाद शिव वहाँ उन दोनों से सवाल करता है कि क्या मुझे अगर किसी गिल्ड में शामिल होना हो तो क्या मैं हो सकता हूँ या मेरा गिल्ड में शामिल होना नामुमकिन है।
शिव की बात सुन पहले तो टैरन और अनीस एक दूसरे की ओर देखते हैं, फिर कुछ सोचने के बाद टैरन जो होता है वो शिव से कहता है, देखो शिव, मैं ऐसा तो नहीं कह रहा कि गिल्ड में शामिल होना तुम्हारा नामुमकिन है, लेकिन ये बात भी हमें नहीं भूलनी चाहिए कि तुम्हारे पास किसी भी तरह की जादुई या केना पावर नहीं है, और मैंने अभी तक कोई ऐसा शख्स नहीं देखा जो गिल्ड में हो लेकिन किसी भी तरह की पावर ना रखता हो, तो शायद से तुम गिल्ड में जुड़ने के लिए ठीक नहीं हो। टैरन की ऐसी बात सुन शिव वहां उदास हो जाता है, लेकिन तभी अनीस जो अब तक टैरन की बात सुन रहा था वो टैरन की ओर देख उसे कहता है, शायद टैरन तुम कुछ भूल रहे हो, आखिर हमारी इस दुनिया में केना पावर को लाने वाले जो शख्स थे वो भी ना तो कोई जादू जानते थे, और उससे पहले तो केना पावर थी भी नहीं, और उनके बाद वैसा और कोई इस दुनिया में हुआ नहीं। अब यहाँ शिव अनीस के मुंह से जब ये बात सुनता है तो उसको काफी हैरानी होती है कि केना पावर जो कि जादुई पावर से ऊपर है और किसी को पता नहीं कि वो कैसे किसी इंसान को मिलती है, उसे लाने वाला भी एक इंसान था, और इसीलिए शिव तुरंत अनीस से सवाल करता है कि क्या आपको पता है कि आखिर ये केना पावर मिलती कैसे, और आप ये किस शख्स की बात कर रहे हो जिसकी वजह से अभी केना पावर दुनिया में आई, और वो कैसे ऐसी किसी पावर को दुनिया में ला सकता है जबकि आप कह रहे हो उसके पास किसी भी तरह की कोई जादुई ताकत नहीं थी। शिव का सवाल सुन अनीस कहता है, सच कहूँ तो इसके बारे में हमें ज्यादा कुछ नहीं पता, लेकिन आज से कई हजारों साल पहले आज आदमी था जिसके पास किसी भी तरह की कोई ताकत नहीं थी, लेकिन पता नहीं कैसे एक दिन उसके पास इस पूरी दुनिया का तबाह कर देने वाली ताकत आ गई, और उस वक्त एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था। वो युद्ध क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इस बारे में मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन युद्ध के अंत में उस शख्स ने पूरी दुनिया के ज्यादातर जादूगरों को खत्म कर दिया और सिर्फ उन्हीं जादूगरों की जान बख्शी जिसने उसके सामने सकने सर झुका दिया, लेकिन तब ज्यादातर जादूगर मारे गए थे। इतना कहने के बाद अनीस एक पल के लिए वहां शिव और टैरन की ओर देखता है, लेकिन जब भी उन दोनों को बिना कुछ कहे उसकी ओर ही देखते हुए देखता है तो वो आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहता है, उस वजह से शैतानों का हमला हमारी दुनिया में हो गया और अब तो उन्हें रोकने वाले जादूगरों की तादाद भी काफ़ी कम हो चुकी थी, और इसी वजह से वो जो बाकी के जादूगर थे वो मदद के लिए उस शख्स के पास गए, और तब उस शख्स ने उनको अपनी कुछ शक्तियाँ दी और उन शक्तियों की मदद से उन्होंने शैतानों को हरा दिया, और तब उस शक्ति को उन्होंने केना पावर नाम दिया, और उसके बाद भी वो शख्स अपनी ताकत को पता नहीं कैसे लेकिन कुछ गिने चुने लोगों को वो पावर देता रहा, और अभी भी ऐसा हो रहा है। जैसे ही अनीस होनी ये बात पूरी करता है कि शिव उससे सवाल करता है कि वो सब तो ठीक है, लेकिन उस शख्स का नाम क्या है, और आखिर वी शख्स आज से हजारों साल पहले हो गया तो ये अभी तक पावर सबको मिल कैसे रही है, और तुमने कहा कि केना पावर तो कुछ गिने चुने लोगों को ही मिलती है, लेकिन मेरे मुताबिक तो वो पावर शायद तुम्हारे जो गुरु है उनके पास भी तो है, और साथ ही वो तुम्हारा साथी रियांश उसके पास भी शायद वो ताकत है, तो ऐसे में वो सिर्फ कुछ गिने चुने लोगों के पास कैसे हो सकती है। शिव की ये बात सुन अनीस और टैरन पहले एक दूसरे की ओर देखते हैं और उसके बाद तुरंत उन दोनों की हंसी निकल जाती है, और उन लोगों को हंसता देख शिव काफी अजीब तरीके से उन दोनों को देखने लगता है और कहता है, आखिर मैंने ऐसा तो क्या कह दिया जिससे तुम लोगों को इतनी हंसी आ रही है। वो दोनों शिव का ये सवाल सुन अपनी हंसी पे काबू करते हुए टैरन उसे बताता है, शिव आखिर तुम्हें ये किसने कहा कि उन लोगों के पास केना पावर है। टैरन की ये बात सुन शिव थोड़ा हैरान होता है और वो कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या दीपक जो अनीस के गुरु है और वो रेयांश उनकी जो ताकत है वो कोई केना पावर नहीं है। शिव के इस सवाल पे अनीस उसे कहता है, तुम सही समझे, यहाँ पूरे द्रोना शहर में अभी ऐसा सिर्फ एक ही शख्स है जिनके पास केना पावर है, बाकी के किसी के पास अभी यहाँ नहीं है, यानी तुमने जो भी ताकत मेरे गुरु की देखी या सुनी वो उनकी जादुई शक्तियाँ ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। अनीश की बात सुन शिव उसे कहता है, क्या तुम सच कह रहे हो, लेकिन मेरे चाचा बता रहे थे कि जो शख्स ये 5 गिल्ड में होता है वो काफ़ी ताकतवर होता है, और मैंने सुना है कि ये तुम्हारे जो गुरु है वो काफ़ी ज़्यादा बर्फ निकाल सकते हैं और साथ ही बहुत कम वक्त में, और ऐसा थोड़ी जादू से हो सकता है, और तुम्हारा वक्त दोस्त रियान आखिर वो मुझे छू के ही कैसे पता लगा हो रहा है कि मुझे कोई तकलीफ है या नहीं। अनीस शिव की बात का जवाब देते कहता है, हाँ तुम्हारी बात सही है, मेरे जो गुरु है वो सच में हम जितना सोच भी नहीं सकते उससे भी कई गुना ज्यादा रफ्तार से कई सारी बर्फ निकाल सकते हैं, और वह भी काफी तेजी के साथ, लेकिन उनके पीछे किसी भी तरह की कोई कहना पावर नहीं है, बल्कि वह उनके लगातार मेहनत का नतीजा है। वह कई बरसों से इसके प्रैक्टिस कर रहे थे और इसी वजह से उन्होंने अब अपने जादू में काफ़ी हद तक महारत हासिल कर दी है, जिसकी वजह से वह ऐसा कर पा रहा है। और रही बात रियांश की, तो उसका जादू ही कुछ ऐसा है कि जिससे वह एक तरह से हकीमों का काम कर सकता है, और अगर किसी के अंदर कोई बुरी ताकत या फिर कोई इलाज बीमारी हो तो भी वह पता लगा सकता है, और इसी वजह से उसने तुम्हें देखकर यह पता लगाया था कि तुम्हारे अंदर कोई जानलेवा बीमारी या फिर किसी ने तुम्हारे अंदर कोई बुरी ताकत तो नहीं डाल दी। उद्धरण चिन्ह।
अनीश की बात सुन शिव सोचता है लेकिन आखिर मेरे अंदर कौन बुरी ताकत डाल सकता है, और फिर उसे अपने गले में पहने हुए लॉकेट का ख्याल आता है। लेकिन फिर वो सोचता है शायद ये बात अनीश ऐसे ही कह रहा है सिर्फ मुझे समझाने के लिए, और इसलिए वह अपने दिमाग से यह बात निकाल लेता और कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम बता रहे थे कि यहाँ पर एक शख्स अभी ऐसा है जिसके पास कहना पावर है, तो वह कौन है? शिव की बात सुन अनीश कुछ कहता उससे पहले ही टैरन जो वहां खड़ा था वह उसे कहता है, अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है, आखिर हमारे महाराज शंकर के अलावा ऐसा कौन हो सकता है? अभी वैसे तो यहाँ पर और भी कुछ लोग हैं जिनके पास कहना पावर है, लेकिन वह भी कुछ गिने चुने 4 या 5 ही लोग हैं, लेकिन वह सभी लोग अभी द्रोण सिटी से बाहर दूसरी सिटी में अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए गए हुए हैं, इसलिए हमारी सिटी में अभी सिर्फ महाराज शंकर ही ऐसे हैं जिनके पास कहना पावर है। ट्रेन की बात सुन शिव कहता है, अगर ऐसी बात है तो फिर तो सच में ये केना पावर काफी लाजवाब होगी, और जो शख्स की पावर दे रहा है पिछले 1000 सालों से वह उस वक्त कितना ताकतवर होगा। वैसे तुम लोगों ने अभी तक मुझे उसका नाम नहीं बताया, आखिर उसका नाम क्या था? और अगर उसने अपनी ताकत का कुछ हिस्सा इंसानों को दिया है और उससे भी इंसान आसानी से उन शैतानों को पीछे धकेल सकते हैं, तो अगर उसकी पूरी ताकत अगर किसी को मिल जाएगी तो वह कितना ताकतवर हो जाएगा, और आखिर उस शख्स के पास ये ताकत आई कहाँ से थी? शिव की ऐसी बात सुन अनीस और टैरन पहले एक दूसरे की ओर देखते हैं और फिर वह धीमी आवाज भी उसे कहते हैं, अभी तुमने यह बात बोली तो बोली, लेकिन आगे से ध्यान रखना गलती से भी तुम ये बात कभी मत कहना कि अगर उस इंसान की ताकत किसी और के पास चली गई तो क्या हो सकता है, क्योंकि ऐसी बातें हमारे सिटी या फिर दूसरे सिटी में करना एक जुर्म माना जाता है। और सच की तो अभी तक हमें भी इस बारे में कुछ नहीं पता कि आखिर वह शख्स कौन था और उसको ये ताकत कहाँ से मिली थी। यह कुछ ऐसी बात है जो कि इस पूरी दुनिया में सिर्फ जो ताकतवर लोग हैं उन्हीं को पता है, और वह लोग इन बात का खास ख्याल रखें कि कभी भी वह बात किसी और को पता ना चले, इसलिए तुम ये सब बातें अभी भूल जाओ। शिव जब अनीश और टैरन को ऐसे एक साथ गंभीर भाव में देखते हैं तो वह भी समझ जाता है कि उसे इस बारे में उसे कुछ नहीं पूछना चाहिए, और ये सोच वो बात को घुमाते हुए कहता है, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन अभी भी आप लोगों ने मुझे जवाब नहीं दिया कि क्या मैं बिना किसी ताकत के गिल्ड में शामिल हो सकता हूँ? क्रमशः क्या लगता है दोस्तों, शिव जो कि अनीस और टैरन से सवाल कर रहा है गिल्ड को लेके, उसका वो क्या जवाब देंगे, और आखिर ये केना पावर आ कहाँ से रही है? जैसा अनीस ने बताया, हजारों साल पहले एक इंसान था जिसके पास अचानक बहुत ताकत आ गई और उसी ने कुछ इंसानों को केना पावर दी, लेकिन आखिर ये केना पावर होती कैसी है और उससे क्या हो सकता है, और वो इंसान था कौन और उसे वो ताकत कहाँ से मिली थी? अब इन सभी बातों का जवाब जानने के लिए पढ़ते रहिए रोमांच और एडवेंचर से भरी कहानी शिव द किंग ऑफ डार्कनेस। चटैन चाचा से मिली जाने की मजूरी। चाचा से मिली जाने की मजूरी। यहाँ शिव जब केना पावर के ऐसे राज जानता है तो वो काफी हैरान हो जाता है, और जब वो उस शख्स के बारे में जानने की कोशिश करता है तो अनीस और टैरन वो दोनों उसे रोक देते हैं, और शिव भी फिर वहाँ बात को बदलते हुए अनीस से पूछता है कि कोई रास्ता है जिससे मैं 5 गिल्ड में से किसी गिल्ड में जुड़ पाऊँ? शिव का सवाल सुन अनीस उसकी ओर देखकर कहता है, सच कहे तो किस गिल्ड में कौन जुड़ सकता है वो पूरी तरह गिल्ड मास्टर के ऊपर डिपेंड होता है, और हर साल द्रोना सिटी में इसके लिए प्रतियोगिता का आयोजन होता है जहां हर कोई हिस्सा ले सकता है, और वहां अगर कोई चुनौतियों को पार कर देता है तो शायद उन लोगों में से किसी को 5 में से कोई गिल्ड मास्टर अपने साथ ले सकता है, लेकिन ऐसा भी हर बार होना जरूरी नहीं है। और वो चुनौती जो ली जाती है वो काफी टफ होती है और कोई भी बिना जादू के अभी तक पार नहीं कर पाया। शिव जैसे ही ये बात सुनता है उसकी आंखों में चमक आ जाती है और वो अनीस से कहता है, भले ही आज तक ऐसा कोई ना कर पाया हो, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि आगे भी कोई नहीं कर पाएगा। इस बार की उस प्रतियोगिता के अंदर मैं भी हिस्सा लूंगा और उस प्रतियोगिता को पार भी करके दिखाऊंगा, लेकिन क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर उस प्रतियोगिता में हम लोगों को करना क्या होता है? अनीस और टैरन शिव का ये जुस्सा देख थोड़े दंग तो होते हैं, लेकिन फिर अनीस उसे कहता है, पहली बात शिव, मैं तुम्हें कोई झूठा दिलासा नहीं देना चाहता, मेरी मानो तो तुम इस बारे में सोचना भूल जाओ कि तुम उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेके जीत पाओगे। तुम्हारे पास तो किसी भी तरह की कोई ताकत नहीं है, और ना ही आज से 1000 साल पहले उस शख्स को जिसे अनजाने में काफी ताकत मिली थी वैसी उसके बाद किसी को मिली है ताकत। तो खमखा तुम अपनी जान जोखिम में क्यों डाल रहे हो? उसमें कभी कभी जान का जोखिम भी होता है। अनीस की ऐसी बात सुन भी शिव बड़े आराम से उसे कहता है, अब मुझे मौत का डर नहीं रहा और ना ही मेरे पास खोने के लिए कुछ है, बस तुम मुझे बताओ कि उस प्रतियोगिता में किस तरह की चुनौतियों को मुझे पार करना होगा। अनीस भी शिव की बात सुन समझ जाता है कि शिव उसकी बात नहीं मानने वाला, और इसीलिए वो उसे बताते हुए कहता है,
देखो, अगर तुम मुझसे जानना चाहते हो कि आखिर वहाँ प्रतियोगिता में किस तरह की चुनौतियाँ होंगी तो भी मैं तुम्हें इस बारे कुछ बता नहीं सकता, क्योंकि हर बार चुनौतियाँ त गिल्ड के मास्टर में से कोई एक गिल्ड मास्टर रखता है और उन लोगों की चुनौती भी अलग अलग तरह की होती है। और अगर एक गिल्ड मास्टर ने जो चुनौती दी उसके बाद जिस साल भी उनकी चुनौती देने की बारी हो तो वो पहले जैसी चुनौती दी होती है वैसी की वैसी दोबारा नहीं होती, इसलिए कोई भी नहीं बता सकता कि प्रतियोगिता में क्या खतरा होगा। टैरन भी अनीस की बात में अपनी सहमति जताते हुए शिव से कहता है, अनीस सही कह रहा है शिव, इस बारे में किसी को भी पता नहीं होता कि चुनौती क्या होंगी, यहाँ तक कि द्रोणा के महाराज को भी जहाँ तक प्रतियोगिता शुरू ना हो तब तक कुछ पता नहीं चलता, ताकि प्रतियोगिता में किसी भी तरह की नाइंसाफी ना हो और सबको एक समान रखा जाए। शिव टैरन की बात सुन खुश हो जाता है और वो उन्हें बताता है, अगर तुम दोनों की बात सही है तो मुझे प्रतियोगिता में हिस्सा लेने से तो कोई नहीं रोक सकता। मैंने सही कहा ना? तो फिर तो मैं उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेके ही रहूँगा। क्या तुम लोग मुझे बता सकते हो कि वो प्रतियोगिता कब तक आयोजित होंगी और क्या वो द्रोणा में ही होंगी? टैरन शिव की बात का जवाब देते हुए कहता है, प्रतियोगिता जो है वो आज से ठीक 3 महीने बाद होंगी, और हाँ, वो भी द्रोणा सिटी के द्रोणाचार्य ग्राउंड में होंगी। टैरन की बात सुन शिव कहता है, यानी कि मेरे पास सिर्फ 3 महीने का वक्त है खुद को ट्रेन करने का, लेकिन चलो कोई बात नहीं, उतने वक्त में अपने आप को तैयार करने में लगा दूंगा। और फिर शिव वहाँ अनीस से कहता गे, अनीस क्या मैं तुमसे एक फेवर मांग सकता हूँ, क्या तुम मेरी मदद करोगे? अनीस शिव की बात पे कहता है, आखिर तुम्हें मुझसे क्या फेवर चाहिए? जिस पे शिव कहता है, वो मैं यहाँ तुम लोगों ने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा है उसके बाद यहाँ आया हूँ और उसमें 1 साल हमें यही रह के काम करने का कहा गया है, तो ऐसे में द्रोणा सिटी कैसे आओगा? इसलिए मैं चाहता हूँ कि कल जब तुम हमें जिस जगह काम करना वहाँ ले जाओ तो वहाँ का मालिक जो भी हो, क्या तुम उसे कह के मुझे 3 महीने बाद सिर्फ उस प्रतियोगिता के दौरान यहाँ द्रोणा सिटी जाने की परमिशन दिला सकते हो? शिव की इस बात पे अनीस पहले तो थोड़ा सोचता है और फिर शिव से कहता है, वैसे ये फैसला मैं नहीं कर सकता क्योंकि ये सब सिर्फ हमारे गुरु ही करते हैं, लेकिन अगर मेरी जगह वो होते तो भी वो तुम्हें जाने देते, इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ कि ये जिस जगह तुम तलावार बनाने का काम करने वाले हो वो सभी तलावारें हर महीने ज़्यादातर द्रोणा सिटी में ही आती गे बेचे जाने के लिए, तो क्यों ना मैं ऐसा करूँ कि आज से 3 महीने बाद जो तलवारें द्रोणा सिटी के लिए निकलने वाली होंगी तो उस वक्त वो जो लोग यहाँ से वहाँ आने वाले हैं उनमें एक तुम्हें भी जाने दे, ये कह दो। इस बहाने तुम प्रतियोगिता में हिस्सा भी ले लोगे और तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं टूटेगा और छुट्टी भी नहीं होंगी, तो तुम्हें पैसे भी मिलेंगे। अनीस की ये बात सुन शिव की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता और वो खुश होते हुए अनीस से कहता है, सच में तुम काफी अच्छे इंसान हो, अगर ये बेस्ट मैंने मेरे किसी गांव वालों से कशी होती थी तो वो मेरी मदद तो ना करते लेकिन मेरा मजाक जरूर उड़ाते, जबकि तुम काफी अच्छे इंसान हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूँ। शिव को इतना खुश देख अनीस उसे कहता है, अरे उसमें इतनी खुश होने वाली कोई बात नहीं है, तुम्हें अगर इतना उत्साह है प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का तो तुम्हें एक बार वहां आके ले लेना चाहिए, शायद किस्मत अच्छी रही तो तुम सिलेक्ट भी हो जाओ। लेकिन मैं सच सच बताऊंगा कि अभी ऐसा कोई शख्स उन सभी गिल्ड में नहीं है जिनके पास कोई भी जादुई पावर ना हो। लेकिन एक और बात कि मैं तुम्हें 3 महीने बाद उस टोली में द्रोणा सिटी भिजवा तो दूंगा, लेकिन मैं सिर्फ एक ही जगह कर पाऊंगा, इसलिए तुम्हारे साथ तुम्हारे जो चाचा है वो वहां नहीं आ पाएंगे। अनीस की बात सुन शिव कहता है, कोई बात नहीं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं मेरे चाचा को इस बारे में समझा दूंगा। लेकिन उसके अलावा भी मेरी एक चिंता है, आखिर मैं जिस टोली के साथ यहाँ से द्रोणा सिटी जाऊंगा तो वो लोग तो मुझे वहाँ के बाजार में ही तलावार जहाँ बेचनी होंगी वही ले जाएगा ना, जबकि मुझे वहाँ प्रतियोगिता में हिस्सा लेने जाना है। शिव की परेशानी सुन अनीस कहता है, तुम उसकी फिक्र मत करो, जो टोली यहाँ से द्रोणा सिटी तलवार बेचने जाती है उनका लीडर मुझे अच्छे से पहचानता है, इसीलिए तुम उसकी फिक्र मत करो। मैं कल यहाँ से जाने से पहले उससे तुम्हारी बात कर लूँगा और 3 महीने बाद जब तुम उस टोली से मिलोगे तो वक्त भी उन्हीं के साथ होगा तो वो तुम्हें जाने देगा। अनीस की ये बात सुन शिव कहता है, आपका जितना शुक्रिया करो उतना कम है अनीस भाई, सच में अगर मैं आगे जाके ताकतवर हुआ तो अगर मेरे लायक कोई भी काम हो आप मुझे बताना। शिव को ऐसे बात करते देख टैरन जो था उसकी हंसी निकल जाती है और वो हंसते हुए अनीस से कहता है, लगता है अनीस तुमने अक्षत सिटी में अपना एक अच्छा फॉलोअर बना लिया है। टैरन की ऐसी बात सुन अनीस उसे गुस्से से गुरता है और कहता है, टैरन तुम क्या हर वक्त ऐसे ही मजाक करते रहते हो? इतना कहने के बाद अनीस भी हंस देता है और शिव के चेहरे ले भी मुस्कुराहट आ जाती है।
उसके बाद वो लोग इधर उधर लकी बातें करते हैं और शाम होते होते वो लोग वापस से उस इमारत में आ जाते हैं जहां बाकी सभी लोग रुके हुए थे। टेरन जो कि अभी कहीं और रुका हुआ था, इसलिए वो अनीस से कल दोपहर मिलने का कह के वो चला जाता है और अनीस भी शिव को कल तक आराम करने का कह के वो जिस कमरे में रुका था उस कमरे में चला जाता है और शिव भी तुरंत उसे और उसके चाचा को जो कमरा मिला था वहां पहुंच जाता है। जैसे ही उसके चाचा शिव को वापस आया देखते हैं तभी उनसे सवाल करते हैं, कैसा लगा अक्षत सिटी तुम्हें, अच्छा है? अपने चाचा का सवाल सुन शिव कहता है, हाँ ठीक ही है, लेकिन ये हमारे गांव से काफी बड़ा है और यहाँ भीड़ भी हमारे गांव के मुकाबले ज्यादा है। लेकिन ये जो अनीस और टेरन थे उनको यहाँ की भीड़ कुछ भी नहीं लगी और उनको ये माहौल भी काफी शांतिमय लगा। उसके चाचा शिव के मुंह से टेरन का नाम सुन उसे पूछते हैं, आखिर ये टेरन कौन है? बाजार तो सिर्फ तुम और अनीस ही गए थे ना? शिव भी अपने चाचा को यहाँ वो और अनीस टेरन से कैसे मिले, टेरन कौन है, वो सारी बात बताता है। साथ ही वो 5 गिल्ड के नाम भी बताता है उन्हें जो कि अनीस ने उसे बताए थे। और उसके चाचा भी शिव की बात सुन कहते हैं, यानी कि यहाँ के 5 गिल्ड के नाम, मून के नाम जो है सिर्फ उनके रंग बदल लिए है और ये व्हाइट मून गिल्ड 4 ताकतवर गिल्ड है और टेरन जो है वो 5वें गिल्ड से है। जिस पे शिव हाँ में सर हिलता है और फिर अपने चेहरे पे थोड़े गंभीर भाव लाते हुए वो अपने चाचा से कहता है, चाचा मुझे आपको एक बात बतानी थी। आज जब हम बाहर बाजार में गए थे तो मैंने अनीस से ये गिल्ड में कैसे शामिल होते हैं उसके बारे में बात की, तो उसने मुझे समझाया कि एक गिल्ड में कैसे शामिल हुआ जाता है और फिर शिव वहाँ उनको जो कुछ अनीस ने समझाया था वो सब बताया है। और आखिर में फिर वो अपने चाचा से पूछता है, तो क्या मैं 3 महीने बाद के उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए जा सकता हूँ? शिव का इतना कहना ही था कि तुरंत उसके चाचा उसे कहते हैं, नहीं, तुम्हें वहां जाने की कोई जरूरत नहीं है और तुम्हारे पास जादू भी नहीं है और ऐसे में तुम वहां गए और मुसीबत आई तो तुम अपना बचाव कैसे करोगे? मैंने पहले ही अपने काफी लोगों को खो दिया है, अब मैं एक और शख्स को खोना नहीं चाहता। चाचा की ऐसी बात सुन शिव कहता है, लेकिन मुझे तो सिर्फ उस प्रतियोगिता में हिस्सा लेना, आखिर उसमें मुझे कोई खतरा नहीं होगा और अगर मुझे ऐसा लगा कि मेरी जान पे कोई खतरा है तो फिर मैं तुरंत उस प्रतियोगिता से अपना नाम वापस ले लूंगा, लेकिन आप मुझे जाने से मत रोकिए। शिव की बात पे उसके चाचा कहते हैं, सच कहूँ तो मेरी तुम्हें वहां नहीं जाने देने की ये वजह नहीं है, असल में तुम्हें पता होना चाहिए कि वो भी ऐसा कह के वहां गई थी, लेकिन उस दिन बाद कभी भी उसका हमें ना ही कोई संदेश आया और ना ही वो कभी हमें मिलने आई और जब हमने द्रोना सिटी जाने की कोशिश की तो हमें भी ये कह के अंदर जाने से रोक दिया गया कि वो हमसे मिलना नहीं चाहती और यहाँ तुम भी वहां पे जाने की बात कर रहे हो। अपने चाचा की ये बात सुन शिव समझ जाता है कि आखिर उसके चाचा उसे वहां जाने से क्यों मना कर रहे हैं और इसीलिए वो उन्हें कहते हैं, चाचा क्या आपको अपने शिव पे भरोसा नहीं है? मेरे जीवन में अब सबसे करीबी कोई शख्स है वो आप है, तो आखिर आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं वहां जाके आपको भूल जाऊंगा? और अभी हम पक्की तौर पे ये भी नहीं कह सकते कि वो आपस मिलना नहीं चाहती या द्रोना के लोग आपको उससे मिलने नहीं दे रहे और आप मुझ पे यकीन करें। इतना कहने के बाद शिव पहले तो अपने चाचा की ओर देखता है और जब वो देखता है कि उसके चाचा उसकी बात सुन थोड़े शांत पड़ रहे हैं तो वो आगे अपनी बात जसरी रखते हुए कहता है, मेरे वहां जाने की एक वजह ये भी है कि मैं उसके बारे में पता लगा पाऊँ और वो मुझे मिले तो उससे पूछ पाऊँ कि आखिर वो पिछले इतने सालों से घर क्यों नहीं आ रही और लाभ हमारे गांव पे इतनी मुसीबत आके गई और सब कुछ तबाह हो गया, यहाँ तक हमारा परिवार, उसकी माँ, उसका भाई, चाचा चाची मरे गए, क्या उसको इस बारे में पता भी है? मुझे इन हर सवाल का जवाब चाहिए उससे और उसके लिए मेरा वहां जाना जरूरी है। शिव इतनी बात कहते कहते गुस्सा हो जाता है और ये दशक उसके चाचा कहते हैं, छोड़ो शिव, सच कहो तो मुझे उस बात से ज्यादा तकलीफ नहीं हुई, लेकिन मैं तुम्हें खोने से बात काफी डरता हूँ, इसलिए हमें अब हमारे बारे में ही देखना चाहिए, उसके बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है। शिव अपने चाचा के मुंह से ऐसी बात सुनता है तो उसे थोड़ी हैरानी होती है, लेकिन फिर वो तुरंत उनसे कहता है, चाचा आप कब तक मुझसे झूठ बोलते रहोगे? आपकी आंखों की उदासी साफ साफ बता रही है कि आप उसे कितना याद कर रहे हो और आप चाहो या नहीं मैं वहां जाके रहूंगा। शिव के चाचा शिव के इस यकीन को देख के उसे अब रोकते नहीं है और वो कहते हैं, ठीक है, तुम्हें वहां जाना है तो चले जाना, लेकिन तुम इस साल वहां जा नहीं पाओगे क्योंकि हम लोगों ने व्हाइट गिल्ड के लोगों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है जिसमें। अब यहाँ शिव के चाचा उससे कुछ कह पाते उससे पहले ही शिव उन्हें कहता है, आप उसकी फिक्र छोड़िए, इस बारे में मैंने अनीस से बात कर ली है। इतना कहते ही शिव उन्हें वो सारी बात बता देता है जो कि अनीस ने उसे बजेटाई थी यहाँ से द्रोना सिटी जाने को लेके। उसके चाचा भी शिव के मुंह से ये सारी बात सुन अनीस की तारीफ करने लगते हैं और कहते हैं, ठीक है शिव, अगर अब तुमने अपना मन वहां जाने का बना लिया है तो ठीक है, लेकिन वहां तुम्हें उसे ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ तुम प्रतियोगिता पे ध्यान देना और तुम्हें ऐसा लगे कि वहां तुम्हें कोई खतरा है तो तुम तुरंत वहां से निकल आना। शिव भी अपने चाचा को खुद को जाने देने की बात से खुश हो जाता है और ठीक है कह के तुरंत अपने चाचा के गले मिल लेता है। क्रमशः
क्या लगता है दोस्तों, आखिर यहाँ शिव और उसके चाचा किस शख्स की बात कर रहे हैं जो कि उनके ही परिवार का है, लेकिन वो अभी द्रोना सिटी में है, और आखिर वो इन लोगों से मिलने क्यों नहीं आ रहा, और क्या शिव द्रोना सिटी जाके उसे ढूंढ पाएगा और प्रतियोगिता भी जीत पाएगा? अब इन सभी बातों को जानने के लिए पढ़ते रहिए रोमांच और एडवेंचर से भरी कहानी शिव द किंग ऑफ डार्कनेस।